This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? ठीक है जी। सबसे पहले मैं आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ और उसके बाद फिर लास्ट क्लास का रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज की क्लास का जो एजेंडा है वो वही है जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था, कैंपेन सेटिंग। ठीक है, मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अकाउंट होता है, उसके अंदर कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स और एड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड और एड कॉपीज होती है। तो हमने एक पहली कैंपेन बनाना शुरू करी थी, सर्च कैंपेन। और सर्च कैंपेन की हमने कैंपेन सेटिंग करना शुरू करी थी और कैंपेन सेटिंग हमने आधी मुकम्मल करी थी। उसके बाद जो बाकी के ऑप्शंस हैं और बाकी के फीचर्स अवेलेबल हैं कैंपेन के अंदर, उनको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि कैंपेन सेटिंग को मुकम्मल कर सकें और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट स्टेज मतलब एड ग्रुप लेवल पे जा सकें और वहाँ पे कीवर्ड और फिर जो एड कॉपीज है उनको देख सकें। अच्छा, कल की क्लास हमारी नहीं हो सकी थी, उसकी वजह मैं ये भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे ऑफिस की कुछ मीटिंग्स आ गई थी और मेरी काफ़ी डिस्कशन हो रही है अभी आईटीएम वालों से, क्योंकि मेरी ऑफिस की मीटिंग्स की भी टाइमिंग यूजुअली यही होती है जो क्लास की टाइमिंग होती है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लास की टाइमिंग होंगी, जो डेज होंगे, टाइमिंग तो मोरलेस से यही रहेगी। सॉरी, टाइमिंग बल्कि इनफैक्ट 6:30 से 8:30 वाली हो जाएगी जो पहले होती थी हमारी। और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास जो है वो ट्यूसडे और थर्सडे को हुआ करेगी। अच्छा, तो ये आप लोग का थोड़ा स्केड्यूल चेंज होगा, लेकिन अभी भी ये टेंटेटिव है। अभी मैं आईडीएम वालों से डिस्कस कर रहा हूँ, अब्दुल समद से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आप लोग की ऑलरेडी वीकेंड पे क्लास होती है मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग की क्लास वीकेंड पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन आप लोग की ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2 ढाई या 3 घंटे की क्लास होती है, तो फिर वो फीजेबल नहीं है कि आप 3 घंटे की क्लास लें उसके बाद फिर दोबारा और क्लासेस लें। तो फिर इसीलिए मैंने वीकडेज में रखा। वीकडेज में प्रॉब्ली ट्यूसडे और थर्सडे को होगी। तो अब ये, लेकिन ये टेंटेटिव है अभी। अब तो समय से मेरी डिस्कशन चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों का क्लैश होगा तो उसको देखना है कि किस तरह ये केटर करेंगे। लेकिन वो अब्दुल समद फिर उसको देख के फिर आप लोग को अपडेट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ आपको अपडेट करा है कि टेंटेटिव है, अभी क्लास की टाइमिंग डिसाइड नहीं हुई है। वो आप अब्दुल समद से आप लोग को एसएमएस आ जाएगा या टीम की तरफ से मैसेज आ जाएगा, तो वो आप देख लेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ हेड्स अप दे दिया है कि नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली आपकी शायद टाइमिंग या डे कुछ चेंज हो। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले जो रिकैप का था वो, मुझे अब इनका नाम तो नहीं पता। इनका नाम वैसे यहाँ पे आ रहा है लैपटॉप इन। तो लैपटॉप इन कौन है, उनका असली नाम क्या है? जी, लैपटॉप इन आपका असली नाम क्या है? और अगर आप रिकैप करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो माइक ऑन नहीं है उनका। अच्छा जी, मेरे ख्याल से वो सही रिकैप नहीं कर रहे थे। ठीक है, तफसील उसके बाद तफसीला अवान ने कहा था रिकैप के लिए, तो तफसीला आप रिकैप कर दें। जी, तफसीला आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, बाकी लोगों को तफसीला की आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से तफसीला का भी माइक नहीं चला है, तो हसीब आप फिर रिकैप कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने कैंपेन को बनाना सीखा था। उसमें हमने ये देखा था कि मतलब हम डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स होती हैं, उनको हम गूगल एडवर्ड्स के ऊपर या गूगल एड्स के ऊपर हम किस तरह बना सकते हैं। तो कैंपेन को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने डिस्कस किया था, उसमें ये था कि क्या हमारा
कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स को जनरेट करना है, या आया हम वेब वो सेल साइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर हम हमारा न्यू ब्रांड है और हम उसकी मतलब ब्रांड अवेयरनेस और हम या रीच को जो है हम वो देखना चाह रहे हैं, या ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने मतलब लीड्स को जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जो है हमने सर डिस्कस किया था कैंपेन के जो हमने ये डिस्कस किया था, कैंपेन होती है, उसके बाद उसके एड सेट्स होते हैं, और उसके बाद फर्दर जो होते हैं उसके एड्स होते हैं। तो कैंपेन का तो हमने देख लिया, आगे एड सेट्स और एड का जिस तरह आपने हमें दराज की एग्जांपल दी, उसके अंदर आपने हमें बताया था कि जैसे मोबाइल फोन का एक एड सेट है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मोबाइल्स हैं, क्यू मोबाइल हो गया, नोकिया मोबाइल हो गया, इसकी डिफरेंट इसके मतलब एड्स के अगेंस्ट डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, और वो हम जो है उसको मतलब एड कॉपी या फिर वो मतलब बनाकर तो एड्स को हम वो करेंगे। तो उसके बाद आपने हमें कैंपेन का जो नेम है उसके बारे में बताया था कि वो मतलब किस लिए इम्पोर्टेंस है कैंपेन के नेम को एक प्रॉपर सेट करना। आपने हमें बताया था कि मतलब दराज के अंदर जिस तरह आपने बताया था कि जब आप वहाँ पे जॉब करते थे तो उसके अंदर आपने डिफरेंट कंट्रीज थे, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो उसका आपने बताया था कि पहले जो है हमें आप अपनी आसानी के लिए या ये याद रखने के लिए कि मतलब इस कैंपेन के अंदर किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने मतलब इस कैंपेन को बनाया, उसके लिहाज से आपने उसका नाम रखना है। पहले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए तो पीके रख दिया, उसके बाद पीके के बाद मतलब इसमें एक और चीज़ आती थी ब्रांड नॉट ब्रांड, अगर दराज के लिए तो वो रख दिया। उसके बाद मतलब ये सर्च से रिलेटेड है या डिस्प्ले से रिलेटेड है, एसईएम या डिस्प्ले नेटवर्क उसका रखना है, तो उसका एक आपने शॉर्ट नाम बनाया था वो रख दिया। और इस तरह मतलब आपने कैंपेन के नेम को सेट करना का बताया था कि मतलब हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेटवर्क के बारे में देखा था। गूगल जो है हमें दो किस्म के नेटवर्क से, एक सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, दोनों के ऑप्शन देता है एक ही कैंपेन के अगेंस्ट। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम मतलब एक ही टाइम में एक कैंपेन के अगेंस्ट मतलब या तो सर्च को सिलेक्ट करें या फिर डिस्प्ले नेटवर्क को सिलेक्ट करें। उसके बाद लोकेशंस को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि मतलब मैं अपने ब्रांड को अवेयरनेस है, मैं अपने ब्रांड की रीच को बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं या तो पूरी दुनिया में करना चाहता हूँ तो फिर मैं ऑल कंट्रीज और टेरिटरीज को सिलेक्ट करूंगा, या फिर मतलब दूसरा आपने बताया था कि अगर मतलब आपने जिस लोकेशन से आपने अकाउंट बनाया होगा वो आपको शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पाकिस्तान से बनाया है तो पाकिस्तान शो हो रहा होगा, अगर आपने मतलब सिंगापुर का अकाउंट बनाया है मतलब आपने ऑप्शन को शुरू में जो सिलेक्ट की होगी उसके हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और तीसरा ऑप्शन आप जो है लोकेशंस के अंदर कोई और लोकेशन भी डाल के तो उसके लिहाज से कैंपेन को रन कर सकते हैं। और उसमें मतलब आपने रेडियस के बारे में भी बताया था, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने डेंटिस्ट की एग्जांपल दी थी कि मतलब जैसे मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने मतलब जो मेरा सिटी इमरान खान है तो वो जहाँ पे उसके क्लिनिक है तो उसके इर्द गिर्द का जो मतलब मैं सेलेक्ट कर दूंगा किलोमीटर। अगर हम यूएस के लिहाज से देखेंगे तो वो माइल्स के हिसाब से होता है, तो मैं किलोमीटर के हिसाब से उसको सेट कर लूंगा, क्योंकि दूर के अगर मैं किसी एरिया को सिलेक्ट करूंगा तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ के तो पेशेंट यहाँ पे आने से रहे। तो इस तरह हमने मतलब ये लोकेशन के बारे में भी देखा था। और लोकेशन में एक और चीज़ भी थी नियर बाय लोकेशंस का, कि फॉर एग्जांपल आपने आई थिंक एग्जांपल दी थी इसकी प्लाजे की रावलपिंडी के अंदर, तो उसकी नियर बाय लोकेशन वगैरह भी हम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी उसके नियर बाय लोकेशन होगी वो हमें मतलब गूगल प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद सर हमने लैंग्वेज के बारे में देखा था, और उसके बाद बजट, बस आई थिंक यही था। हमने कैंपेन को वैसे मतलब उसके बाद क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा रीकैप करा। अच्छा, अब इसी रिकैप में से एक दो मैं सवाल पूछता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा गोल है ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ठीक है, मैं कैंपेन बना रहा हूँ और मेरा गोल है कि मैं अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट की ब्रांड अवेयरनेस और रीच क्रिएट करूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे पास मेरे लिए बेस्ट सूटेबल कैंपेन कौन सी होंगी? उसमें सर डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले के थ्रू कर सकते हैं, और वीडियो भी एक बेस्ट ऑप्शन है।
बिल्कुल सही बताया। अगर ब्रांड अवेयरनेस और रीच की कैंपेन मुझे बनानी है, तो अगर वो मेरा गोल है, तो मेरे लिए बेस्ट कैंपेन डिस्प्ले और वीडियो होगी। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कोई बता सकता है कि रेडियस टारगेटिंग का क्या मतलब? रेडियस टारगेटिंग सर स्पेसिफाइड होती है बहुत ज्यादा, तो मतलब सर ये किसी हम भी कितने सर करें रेडियस के कंटिन्यू। थ्रू हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक हम अपनी कैंपेन को प्रमोट कर सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह हम अपने रेडियस के थ्रू अपनी कैंपेन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, तीसरा मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि जब हम कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान लोकेशन सेलेक्ट करी कि मुझे पाकिस्तान में ऐड चलाने हैं, उसके बाद मजीद 3 ऑप्शन नीचे और आते हैं लोकेशन से रिलेटेड। कोई बता सकता है कि वो कौन से ऑप्शन होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पशन के कोई सर लोकेशन? आते हैं किसी हम लोकेशन को अगर एग्जाम्प्ट करना चाहें तो। नहीं, एग्जाम ठीक है, एग्जाम्पशन के तो आते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा सवाल कुछ और है कि लोकेशन कोई सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर मजीद 3 एडिशनल ऑप्शन आते हैं। मैं थोड़े से हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल पीपल इन, यस सर और एग्जैक्टली। Sir, people who are in Pakistan, who are looking for Pakistan, or who want to visit Pakistan. सर इसमें तीन ऑप्शन हैं। उसमें आपने बताया था कि एक ऑप्शन तो ये है कि मतलब जो पाकिस्तान में फिजिकली मतलब रह रहे हैं, तो अपने कराची और लाहौर के एग्जांपल से हमने देखा था कि अगर एक कराची के अंदर मैं अपनी कंपेन को चला रहा हूँ, तो एक तो फिजिकली जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और मतलब कोई रेस्टोरेंट है कराची का और लाहौर से कोई सर्च करता है, तो मतलब वो इंटरेस्ट उसके उस होटल के अंदर या उस जो भी हमारी कंपेन के अंदर चीज होगी उसके अंदर वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो मतलब अगर मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट करूंगा जिसमें पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, तो उसमें जो होगा कि ये दोनों आ जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन में ये था कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन, इसमें ये था कि मतलब हैं मतलब हमारे टारगेट लोकेशन के अंदर जो लोग हैं जिनके ऊपर हमने कंपेन कुछ एड्स चलाई हैं चेक करेंगे। और तीसरा ये था कि मतलब हम कराची के अंदर हमारा होटल है, और अगर हम ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करेंगे और मतलब लाहौर से कोई बंदा सर्च करे तो सिर्फ उसको हमारी एड्स जो होंगी वो शो होंगी। इसमें 3 थे सर। इसमें एक चीज ये नहीं समझ आ रही थी, पीपल इनका तो मतलब ये हो गया कि फिजिकली लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं समझ आ रही थी रेगुलर इन योर टारगेटेड लोकेशन से, इसके बारे में अगर काइंडली आप थोड़ा सा बता देते तो। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आसिफ। अच्छा, रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपने लोकेशन सेलेक्ट करी हुई है, जैसे आपने ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट करा हुआ है। अब या हम चलते हैं गूगल एड्स अकाउंट में, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करा हुआ है अपनी टारगेट लोकेशन में, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। इसका मतलब है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो रेगुलरली पाकिस्तान को विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में नहीं है, फॉर एग्जांपल यूएस में है या कहीं और है। अच्छा, जिनके माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें। अभी फॉर एग्जांपल दुबई में, लेकिन बहुत रेगुलरली पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है उनको, तो उनको भी ऐड दिख जाएगा इस सिचुएशन में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकैप कर दूं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि हमने कैंपेन बनाना शुरू करी। इनफैक्ट बल्कि मैं न्यू कैंपेन कर लेता हूं ताकि आपको एक ही रिकॉर्डिंग में आ जाए। अच्छा जी, हमने क्या करा था, हम गूगल एड्स अकाउंट में आए थे। उसके बाद हमें कैंपेन बनानी थी, तो कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्लस के साइन पे क्लिक करा था। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद न्यू कैंपेन सेलेक्ट करी थी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट गोल्स आ गए थे। तो मैं आप लोगों ने देखा, प्लीज जिसके माइक ऑन है वो ऑफ कर दे। हमने देखा था कि डिफरेंट गोल्स है हमारे पास। हमने एक गोल सेलेक्ट कर लिया था, जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया था। जो भी गोल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट कैंपेन्स आएगी। तो अभी क्योंकि हम सर्च कैंपेन बनाना सीख रहे हैं, तो हमने सर्च कैंपेन सेलेक्ट करा था, और उसके बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ बना दिया था। अभी हम डमी के तौर पे daraz.pk का यूआरएल डाल लें, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स हैं कैंपेन बनाने के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कैंपेन सेटिंग है, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐड ग्रुप लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे। उसके बाद कीवर्ड डालने के बाद उसको फाइनलाइज करने के बाद फिर हम
ऐड कॉपीज बनाएंगे और ऐड कॉपीज बनाने के बाद फाइनली रिव्यू करेंगे, और कैंपेन जब रिव्यू करके सबमिट करेंगे तो वो अप्रूवल पे चली जाएगी। और जैसे ही वो रिव्यू पे चली जाएगी, और जैसे ही वो रिव्यू होती है और अगर अप्रूव हो जाते हैं आपकी सारी ऐड कॉपीज, तो आपकी कैंपेन पे चलना शुरू हो जाएगी। ये लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये आपको नजर आ रहा है कैंपेन सेटिंग में टाइप हमारी सर्च है और गोल वेबसाइट ट्रैफिक है। फिर हमने डिटेल में डिस्कस करा था कैंपेन नेम के, कैंपेन नेम किस तरह रखना चाहिए। नेटवर्क हमने डिस्कस करे थे। कोई बता सकता है कि हमें सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों पे साथ कैंपेन चलानी चाहिए या अलग अलग चलानी चाहिए? अलग अलग चलानी चाहिए, एक वक्त में एक कैंपेन, आइदर सर्च और आइदर बिल्कुल डिस्प्ले। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, यहाँ पे एक चेक मार्क लगा हुआ है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, तो ये हमें लगाना चाहिए इनिशियली या फिर इसको हटा देना चाहिए? जी तो बिल्कुल, ये लगाना चाहिए। सर्च पार्टनर तो सर उस पे भी हमारा ऐड शो हो। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट था, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और डायनेमिक सर्च एड सेटिंग हमने छोड़ दिया था, वो मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, उसके बाद एड स्केड्यूल यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है। एड स्केड्यूल लास्ट टाइम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था, गूगल ने इसको यहाँ पे डाल दिया। चलें, इसको इसको बाद में डिस्कस करते हैं आज ही की क्लास में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टारगेटिंग और ऑडियंस के सेक्शन के अंदर आ गए थे, उसमें हमने लोकेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। और आज की जो क्लास है वो हम लैंग्वेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब लैंग्वेज यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि इंग्लिश और उर्दू लिखी हुई है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका क्या मतलब है कि जो मैं ऐड कॉपीज बनाऊंगा वो गूगल उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, या जो मेरी वेबसाइट पे कंटेंट है वो उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, और या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा? तो ये गूगल क्या ट्रांसलेट कर देगा मेरी ऐड कॉपीज और मेरे वेबसाइट के कंटेंट को, या फिर ये इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? सर इसका मतलब ये है कि जो लोग इंग्लिश में एड्स को सर्च कर रहे हैं तो वो मतलब वो लैंग्वेज को देख के तो गूगल उनको एड शो करेगा, और जो लोग उर्दू में भी सर्च कर रहे हैं तो गूगल उनको भी मतलब एड्स शो करेगा हमारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अच्छा जी, और तो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं रोमन में सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ सबसे अच्छा मोबाइल फोन 20,000 में, लेट सपोज मैंने रोमन में सर्च करा, तो क्या मेरा ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा फिर? सर अगर हमारा कीवर्ड जो है वो रोमन में होगा तो हमारा ऐड जो है, और हमने वहाँ पे लैंग्वेज भी अगर हमने जी सर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर हमारा कीवर्ड जो है इंग्लिश में होगा और रोमन में होगा, और तो फिर गूगल और हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस में रोमन को चूज किया होगा, तो फिर जो है गूगल हमें एड्स को शो करेगा हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट। अगर हमने फॉर एग्जांपल उर्दू में कोई सर्च करता है हमारी ऐड के बारे में और हमने उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, हमारा कीवर्ड भी उर्दू के अगेंस्ट नहीं है, तो वो फिर गूगल हमें किस तरह शो कर सकता है? हमने लैंग्वेज भी एक इंग्लिश में ही सिर्फ की होगी, तो इसलिए सर मेरा ख्याल है कि हमने गूगल पे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, आइदर इंग्लिश, या हमारे कस्टमर ने आइदर इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है या उर्दू। वो उर्दू में गूगल को चला रहा है या इंग्लिश में, मेरा ख्याल है उस मुनासबत से गूगल उसको हमारा ऐड दिखाएगा उसकी जी, अब पर्सनल लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है जी, चलें जी, बहुत क्लोज थे आप। अच्छा, शोएब अमीन कह रहे हैं कि ये क्रोम की इंटरनल लैंग्वेज सेटिंग है, काफी क्लोज है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब क्या है। अच्छा, लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गूगल आपके एड्स को इंग्लिश या उर्दू में ट्रांसलेट करेगा। या मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच सेलेक्ट कर लेता हूँ, या चाइनीज या अरेबिक या बंगाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज मैंने अरेबिक सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल मेरी एड कॉपीज को या मेरे वेबसाइट के कंटेंट को अरेबिक में ट्रांसलेट कर देगा यूजर के लिए। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू और अरेबिक सेलेक्ट कर लिया है, तो गूगल ये बोलता है कि जो लोग इंग्लिश, उर्दू या अरेबिक बोलते, पढ़ते या समझते हैं, मैं उनको ऐड दिखाऊंगा। ठीक है जी।
तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन इंग्लिश, उर्दू या अरेबिक बोलता है, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन उर्दू बोलता है और कौन उर्दू नहीं बोलता? तो गूगल इसका अंदाजा इस तरह लगाता है, वो आपके ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग से। ठीक है जी, ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग क्या चीज़ है? बेसिकली वो है, ये है कि अगर मैं, जैसे मैंने अभी क्रोम खोला हुआ है, तो मैं क्रोम की सेटिंग्स में गया, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लैंग्वेज मेरे पास आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, फिर एक और कोई इंग्लिश इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश और उर्दू हुई हुई है। तो मेरे ब्राउजर में लैंग्वेज सेटिंग हुई हुई है जिसमें इंग्लिश और उर्दू डला हुआ है। तो बेसिकली गूगल ये देखता है कि वो लोग जिनके ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग इंग्लिश या उर्दू है, ठीक है, तो उनको ऐड दिखा देगा, इंग्लिश या उर्दू। इसी तरह अगर मैं अरेबिक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है कि जिनकी ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग अरेबिक है उनको ऐड दिखेगा, और उसके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसके अलावा गूगल कैसे देखता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? वो गूगल ये देखता है कि आप किस तरह की वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं जहाँ पे कंटेंट सारा का सारा उर्दू में लिखा हुआ है, तो गूगल को आइडिया हो जाएगा कि आपको उर्दू लैंग्वेज आती है, या आप ऐसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज जिसका कंटेंट जो है वो अरेबिक में है, और आप उस वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, तो गूगल को आइडिया हो जाएगा कि आपको अरेबिक पढ़नी या लिखनी या समझनी आती है। तो बेसिकली गूगल, आप जिस तरह की वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, उसमें कंटेंट किस तरह का है उसको देख के, और आपके ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग को देख के गूगल आइडिया लगाता है कि इस यूजर को अरेब कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आपने जो भी यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी, तो उसी हिसाब से फिर गूगल ऐड दिखाएगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास, क्योंकि कनाडा, मेरे पास एक क्लाइंट था, वो कैनेडियन क्लाइंट था, उसका फ्यूमिगेशन का बिजनेस था। ठीक है, और वो मॉन्ट्रियल वगैरह, उसका बिजनेस था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में मॉन्ट्रियल के अंदर था। तो मॉन्ट्रियल में फ्रेंच बहुत ज़्यादा बोली जाती है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ पे फ्रेंच ही बोली जाती है। तो उस क्लाइंट की जो वेबसाइट थी वो भी फ्रेंच में थी, उसकी एड कॉपीज भी फ्रेंच में बनती थी। तो बेहतर क्या है कि किन लोगों को टारगेट किया जाए? जिनको फ्रेंच बोलनी आती है, ताकि वो एड भी फ्रेंच में देखें, उसके बाद वो वेबसाइट पे कंटेंट भी फ्रेंच में देखें। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने ऊपर लोकेशन में कनाडा सेलेक्ट करा और लैंग्वेज सेटिंग मैंने फ्रेंच कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि जिनके ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग फ्रेंच है, और या जो फ्रेंच वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ब्राउज करते हैं, सिर्फ फिर उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। तो बेहतर ये होता है कि जिस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, वही लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? सर एक और पूछना श्लोक। जी जी, आप एक सवाल पूछें। सर, इसमें फिर ये बात आ जाती है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो भी आप जहाँ पे आप शो करवाना चाह रहे हैं आपके उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड है जहाँ पे आपने सॉरी ठीक है जी, अच्छा शो आबिद, करवानी है आपका वहाँ पे होना चाहिए कीवर्ड जो है ठीक है, आपके। आबिद का सवाल ये है कि क्या अगर मैंने यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, तो क्या मेरे कीवर्ड भी फ्रेंच में होने चाहिए? नहीं, इसका कीवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। कीवर्ड आप किसी भी लैंग्वेज में रखें, जो भी करना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये है कि यूजर की ब्राउजर की जो लैंग्वेज सेटिंग है वो क्या है, और यूजर किस तरह की वेबसाइट ब्राउज कर रहा है, उसके हिसाब से गूगल यहाँ पे लैंग्वेज टारगेटिंग कर देगा। मतलब उस हिसाब से आप उन यूजर्स को ऐड दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे फ्रेंच लिखा हुआ है, फ्रेंच सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि उन लोगों को ऐड दिखेगा जिनकी ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग फ्रेंच है, या जो फ्रेंच वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं जिसका कंटेंट फ्रेंच में है। यहाँ पे कीवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है अभी। ठीक है जी, किसी और का सवाल? हसीब, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर यूजर की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो ही फ्रेंच या कोई और है, तो हमें अपना कीवर्ड भी उसी हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई यूजर फ्रेंच है तो वो उर्दू या फिर अरबी कीवर्ड का ऐड क्यों देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपने और लैंग्वेज भी यहाँ पे फ्रेंच सेलेक्ट करी है, तो बेहतर ये है कि आपके कीवर्ड भी फ्रेंच में हो, फिर एड कॉपी भी फ्रेंच में हो, और फिर वेबसाइट भी
फ्रेंच में हो, ताकि आपकी रेलेवेंसी बन सके और यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। जी हसीब, आपका कोई सवाल था? मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बहुत से लोग हैं वो रोमन उर्दू में भी अभी तक गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो जी अगर तो उनके ब्राउजर की सेटिंग में इंग्लिश सेट होगा तो मतलब उनको किस तरह, अगर मतलब एड्स तो वो कीवर्ड्स तो इंग्लिश में होंगे, उनके सामने जो शो हो रहा होगा वो इंग्लिश में होगा। जी मतलब अच्छा, बेस्ट जैसे एग्जांपल तो ये फ्रेंच वाली ही है। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया कि आपने यूजर रोमन में सिलेक्ट कर रहा हो या उर्दू में सिलेक्ट कर रहा हो या इंग्लिश में सिलेक्ट कर रहा हो, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड कौन सा डाला हुआ है। ये बेसिकली लैंग्वेज टारगेटिंग जो है वो देखता है यूजर की ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग क्या है और वो किस तरह की वेबसाइट ब्राउज करता है। So, उस बेसिस पे फिर टारगेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे अभी कीवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सना बदर कह रही है 2 लैंग्वेज या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जितनी चाहें लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो गूगल सपोर्ट देखता है, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तेलुगु है, तमिल है, स्वीडिश, स्पेनिश, ठीक है, और वियतनामीज, पर्शियन, मराठी, गुजराती, ग्रीक, फिलिपिनो, ये सारी लैंग्वेज जितनी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बहुत सारी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। या तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने सारी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है ऑल लैंग्वेज कर दें। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर यूजर की ब्राउजर लैंग्वेज सेटिंग में इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज डली हुई है तो फिर वो उनको ऐड दिख जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ऑडियंसेस का। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑडियंसेस डली हुई हैं। फॉर एग्जांपल who they are, या what their interests and habits are, what are they actively searching or planning, how they have interacted with your business। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑडियंस का जो टॉपिक है वो हम डिटेल में डिस्प्ले मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे। जब डिस्प्ले मार्केटिंग की क्लास होगी तो उसमें बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू आपको इसका यहाँ पे दे दूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मैं डेमोग्राफिक्स में आया। डेमोग्राफिक्स में आने के बाद मैंने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में गया, और मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे आ रहा है सिंगल, इन रिलेशनशिप या मैरिड। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं मैरिटल स्टेटस में सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखेगा जो अभी सिंगल है, यही मतलब है। या फिर एक और, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियंस के अंदर आया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया फूड एंड डाइनिंग के अंदर गया, और मैंने यहाँ पे फूड, या बल्कि मैं यहाँ पे गया टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, तो उसमें मैंने इंटरेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। तो ठीक है ऐसा जी, ही होगा। सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अच्छा, अब लेट सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, और तफसीला अवान अपनी वेबसाइट की कैंपेन चला रही हैं। उन्होंने सर्च ऐड चलाया और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट में टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, गूगल पे जाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो टेक्नोलॉजी पे है, लेकिन अभी तो मैं कुछ और चीज़ सर्च कर रहा हूँ। अभी सर्दी आने वाली है, मैंने सर्च करा लेदर जैकेट्स। ठीक है, अब हालांकि मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, गूगल को भी पता है कि मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, लेकिन अभी तो मैं सर्च कर रहा हूँ लेदर जैकेट्स। तो क्या तब भी मुझे, और तफसीला की जो वेबसाइट है वो बेसिकली लेदर जैकेट्स नहीं बेचती, वो मोबाइल फोन्स बेचती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचती है। ठीक है, और मैं लेकिन अभी सर्च कर रहा हूँ लेदर जैकेट, तो क्या मुझे तफसीला की वेबसाइट का ऐड दिखेगा? नहीं नहीं सर, नहीं दिखेगा। ठीक है जी, तो अगर नहीं दिखेगा तो फिर यहाँ पे ऑडियंस डालने का फायदा क्या है? क्योंकि सर्च कैंपेन में तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ऐड जो दिखेगा वो आपका कीवर्ड बेस दिखेगा। जो आपने कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाला होगा, अगर वही कीवर्ड यूजर गूगल पे आके सर्च करता है तो ही आपका ऐड दिखेगा।
तो यहाँ पे ऑडियंस डालने का क्या मकसद है? सर इसका मतलब है कि अगर जो ऑडियंस है जो जिस तरह से चाह रही है, अगर मतलब उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ के लिए ये ऑप्शन, अगर वो सर्च करते हैं किसी चीज़ मोबाइल से रिलेटेड या किसी और रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या अगर आप यहाँ पे फैशन पे क्लिक करते हैं और वो जो आपका जो व्यूअर है वो फैशन से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो रेलिवेंट चीज़ उसके सामने आएगी। अच्छा ठीक है जी। चले इसी बात को हम आगे चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लिया सिंगल, ठीक है, तो ठीक है, मतलब मैं कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, उन लोगों को ऐड दिखा रहा हूँ जो अभी सिंगल है, ठीक है, यही मतलब है कि मैरिटल स्टेटस जिनका सिंगल है। अब मैं हूँ शादीशुदा, ठीक है, अब मैं गूगल पे जाके सर्च करता रहा हूँ और तफसीला ने अपनी कैंपेन बनाई है जिसमें वो लेदर जैकेट बेचती हैं और उन्होंने मैरिटल स्टेटस सिंगल रख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेदर जैकेट भी लिख दूं तब भी मुझे तफसीला की वेबसाइट का ऐड नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ और तफसीला ने टारगेटिंग में सिंगल रखा हुआ है। ये मतलब है। सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बोथ केसेस में ऐड नजर आएगा, क्योंकि अगर कोई भी यूजर सिंगल है या उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर कुछ और है तो उसने वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में सिलेक्ट किया होगा पहले से, तो वो जो भी सर्च करता है वो डिपेंड नहीं करेगा। अब आगे आप बताते हैं। ठीक है जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया था तो इसका मतलब ये है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मैंने कोई भी चीज़ सर्च कर ली, ठीक है, लेट सपोज मैंने सर्च करा कि लेटेस्ट आईफोन सर्च करा, ठीक है, अब हालांकि मैंने ये कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाला हो या ना डाला हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मुझे तो मेरे यूजर को इस पे ऐड दिख जाएगा, ये मतलब है। यस सर, समहाउ। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि गूगल देखेगा कि अगर यूजर इस ऑडियंस के अंदर फॉल करता है तो उसको ऐड दिखा दो, भले कीवर्ड मैच करें या ना करें, ठीक है, मतलब आपने जो कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाले हुए हैं वो मैच करें ना करें, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी से, आपने टेक्नोलॉजी ऑडियंस सेलेक्ट करी और यूजर ने भी कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्च कर लिया तो उसको ऐड दिख जाएगा। सर एक गूगल पहले ये ऑडियंस को पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप बोल रहे हैं प्लीज। जी चले, हसीब आप बोले। जी सर, कीवर्ड्स तो हमने सेट कर लिए। अब गूगल जो है ऑडियंस के जो सेक्शन को है वो पहले प्रेफर करेगा, जिस तरह आप बता रहे हैं, मतलब वो कीवर्ड्स को प्रेफर नहीं करेगा, पहले इस चीज़ को देखेगा कि आया कि उसने ऐड सिंगल लोगों को दिखाने हैं, मैरिड लोगों को दिखाने हैं, और उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, टेक्नोलॉजी में है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो मतलब उनको ऐड्स दिखाने हैं। उसके बाद जो है ठीक है जी, कीवर्ड्स चलें। के आप लोग ने, अच्छा शोएब आप कुछ कहना चाह रहे हैं या इनपुट देना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर पॉसिबिलिटी है कि गूगल इस ऑडियंस को यूज करके सर हमें जब सर्च के थ्रू सर डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं तो उनके डिस्प्ले नेटवर्क में हमें ये एड्स दिखा दे जो हमारी इस चीज से रिलेटेड होंगे, हमारे प्रेफरेंस से। ठीक है जी, चलें, डिस्प्ले नेटवर्क की तो हम बात डिस्प्ले नेटवर्क की क्लास में करेंगे, अभी हम सिर्फ सर्च कैंपेन की बात करें क्योंकि अब सर्च कैंपेन बनाना सीख रहे हैं। अच्छा जी, जमील अख्तर कह रहे हैं, डू गूगल प्रोवाइड अस एनी टूल विच हेल्प अस टारगेट आवर ऑडियंस लाइक फेसबुक गिव अस ऑडियंस इनसाइट। चलिए जी, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। मजहरुल इस्लाम कह रहे हैं कीवर्ड प्लस इंटरेस्ट को ऐड दिखेगा। ठीक है जी, मजहरुल इस्लाम काफ़ी करीब है और सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्च कैंपेन कीवर्ड बेस्ड ही चलती है, मतलब आपने अपनी कैंपेन में कीवर्ड डाला, लेट्स सपोज आपने अपनी कैंपेन में कीवर्ड डाला था बेस्ट लेदर जैकेट, ठीक है, और यूजर ने भी ये कीवर्ड गूगल पे आके सर्च कर लिया तो आपका ऐड दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऑडियंस का क्या मकसद है? अच्छा, अब ऑडियंस के मकसद को समझने से पहले यहाँ पे आपको दो चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, वो क्या है? ये तो आप डिफरेंट ऑडियंसेस आ रही हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंट ऑडियंसेस क्या क्या है, ये एफिनिटी क्या होती है, इन मार्केट क्या होती है, डिटेल डेमोग्राफिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये दो चीजें आपको नजर आएंगी यहाँ पे। ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन,
और उसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं टारगेटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये है, और मैं यहाँ पे जाके ऑडियंस सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि गूगल ये देखेगा कि जो कीवर्ड आपने अपनी कैंपेन में डाला है, अगर वही कीवर्ड यूजर ने सर्च करा, ठीक है, नंबर 1 ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। नंबर 2, वो यूजर अगर इस ऑडियंस के अंदर भी फॉल करता है, मतलब उसका इंटरेस्ट भी हो टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ही उसको ऐड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। मिसाल के तौर पे अगर उसने कीवर्ड तो सर्च कर लिया जो कीवर्ड आपने अपनी कैंपेन में डाला हुआ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, तो उसको ऐड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपका कीवर्ड और ऑडियंस दोनों चीजें जब मैच करेंगी तो ही यूजर को ऐड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, ये है टारगेटिंग। और अगर मैंने ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कीवर्ड मैच करना लाजमी है। अगर अगर यूजर ने वही कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च करा जो कीवर्ड आपने अपनी कैंपेन में डाला हुआ था, और वो यूजर की सर्च करी और कीवर्ड मैच कर गया, तो आपका ऐड दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन गूगल आपको बताएगा कि यार जो लोग इस ऑडियंस के अंदर से आ रहे थे, मतलब जिनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में था, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, और जो लोग इस ऑडियंस के अंदर नहीं थे उनकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब गूगल सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जो लोग वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो आपने अपनी कैंपेन में डाला हुआ है, और वो लोग टेक्नोलॉजी वाली इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब वो लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो कितनी कन्वर्जन हो रही है उन लोगों की, और बनिस्बत इसके कि जो लोग कीवर्ड तो सर्च कर रहे हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं है, तो वो लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब वो लोग कितना आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, क्या CTR है, क्या कन्वर्जन रेट है, कितने कन्वर्जन आ चुकी हैं, कितना रेवेन्यू आ चुका है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मतलब है गूगल सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होगा और आपको परफॉर्मेंस बता रहा होगा, और सिर्फ कीवर्ड मैच होना लाजमी है। टारगेटिंग में क्या मतलब है कि कीवर्ड और ऑडियंस जब तक दोनों चीजें मैच नहीं होंगी, आपका ऐड नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन का मतलब? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल तो अभी पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है। जी सर ये जैसे इंटरेस्ट है सर, ये भी हम सारे लिख सकते हैं, या एक इनमें से अगर 2-3 इंटरेस्ट अगर हमने हाईलाइट करने हो तो कर सकते हैं सर इसमें? जी, जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं अगर 5-6 सेलेक्ट कर लूँ, 10 सेलेक्ट कर लूँ, जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी कैंपेन में डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक अच्छा है जी, सर, आमना थैंक यू। बट सर गूगल यूजर के इंटरेस्ट के बारे में कैसे श्योरिटी देगा? मेनी यूजर हैव डिफरेंट इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सर्च। ठीक है जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम सारे इंटरेस्ट पे ही चेक लगा दें तो उससे ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं हो जाएगा कि ज़्यादा लोग अ, इसमें वो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे ज़्यादा। अगर जैसे सारे ही चेक कर दें हम, और जैसे ब्यूटी और मीडिया सारी ही चीज़ों पे चेक कर दें, तो जो व्यूअर्स आएंगे वो कीवर्ड कोई भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोप होगा, ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब लेट सपोज आप बेच रहे हैं कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, और आपने यहाँ पे इंटरेस्ट में डाला हुआ है वो लोग जिनका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, और एविड इन्वेस्टर, ये एक इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो कोई मैच नहीं है इसमें, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपका ऐसा करने में। असल जो टारगेटिंग है वो तो कीवर्ड बेस्ड है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली एक एडिशनल फिल्टर है। ये जो ऑडियंसेस हैं ये एडिशनल फिल्टर है, मतलब आपका कीवर्ड मैच होना तो लाजमी है, लेकिन अगर उसके बाद आपको और मजीद रिफाइन करना है कि कीवर्ड भी मैच हो और उसके बाद ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट भी मैच हो, तो फिर आप ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है ना, अगर फिर तो आप टारगेटिंग सिलेक्ट करके और इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको देखना हो कि यार ये कीवर्ड तो मैच हो रहा है, लेकिन उस कीवर्ड के बाद किस इंटरेस्ट के लोग हैं जो ज्यादा मेरे पास मेरी वेबसाइट पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर आप डिफरेंट इंटरेस्ट सेलेक्ट करके उसको ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं, और फिर देखते हैं कि यार कौन सा इंटरेस्ट है जो ज्यादा या कौन सी ऑडियंस है जो ज्यादा मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या जहाँ से ज्यादा कन्वर्जन आ रही है। लेकिन आप सारे डालने का कोई फायदा नहीं होगा, आप वो डालें जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है। ठीक है जी।
सर अगर हम रिपीटेशन वाला कर देंगे तो गूगल खुद ही फिल्टर करके बता देगा कि इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट में हमें ज्यादा अर्निंग हुई है, तो उसमें फिर तो स्पेसिफाई करने का तो फायदा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एग्जांपल के दिखाता हूँ, कोई अगर एग्जांपल मुझे मिल जाए। अच्छा, तफसीला अवान कह रही है कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये देखें, मैंने एक क्लाइंट का अकाउंट खोला। अच्छा, ये इसकी कैंपेन है। ये क्लाइंट बेसिकली वेब होस्टिंग और डोमेन वगैरह की सर्विसेज बेचता है। इसने क्या करा हुआ है, इसने डिफरेंट ऑडियंसेस डाली हुई हैं, ठीक है, अपने ही बिजनेस से रेलेवेंट। इसने टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, डिफरेंट ऑडियंसेस डाली हुई हैं। और इसका टारगेटिंग सेटिंग देखें आप, ये सारी टारगेटिंग सेटिंग क्या हुई हुई है, ये ऑब्जर्वेशन हुई हुई है। तो गूगल क्या बता रहा है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करी होगी तो गूगल बताएगा कि आपने जो कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाला हुआ है, वो कीवर्ड जिन लोगों ने सर्च करा और उनको ऐड दिखा, और अगर वो इस ऑडियंस के अंदर भी मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेस प्रोफेशनल वाली ऑडियंस के अंदर भी मौजूद है, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। और जो लोग सोशल मीडिया एंथुजियास्ट थे, अगर वो इस मतलब सोशल मीडिया एंथुजियास्ट ने अगर वही कीवर्ड सर्च कर लिया जो आपने अपनी कैंपेन में डाला था, तो उनको ऐड दिखेगा, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आपको बेसिकली ऑब्जर्वेशन में रखने से पता ये चलता है कि आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर ऑडियंस है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चला कि लेट्स सपोज मेरा जो कन्वर्जन रेट है, या मेरी जो ज्यादा कन्वर्जन है, वो इस ऑडियंस से आ रही है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया एंथुजियास्ट से मेरे पास 10 कन्वर्जन आ चुकी हैं, ठीक है। अब जब मुझे ये पता चल गया कि यार मेरे लिए यही ऑडियंस ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो मैं हर किसी को क्यों ऐड दिखाऊं, मतलब हर बंदा जो ये कीवर्ड सर्च कर रहा है उसको क्यों ऐड दिखे। मैं तो अपना ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे लिए ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको टारगेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। फिर क्या मतलब होगा कि जिन लोगों ने कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, और जिन लोगों से कीवर्ड मैच करा और उसके बाद वो उस ऑडियंस के अंदर भी फॉल करते होंगे, तो सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऑडियंस में ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। इसको डिटेल में डिस्प्ले मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, एफिनिटी है, इन मार्केट है, और रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस है। उसके बाद है कंबाइंड ऑडियंस, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फॉर एग्जाम्पल एज, पेरेंटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप, ठीक है, ये डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं जिनके बच्चे, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट, मतलब जिनके बच्चे अभी पैदा हुए हैं और 1 साल की उम्र से 1 साल की उम्र तक हैं, या वो लोग जिनके बच्चे अभी 1 से लेकर 3 साल की उम्र तक हैं, या पेरेंट ऑफ प्री स्कूलर्स जिनके बच्चे अभी 4 से 5 साल की उम्र तक हैं, ठीक है।
और उसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, होम ओनरशिप स्टेटस है। होम ओनरशिप मतलब फॉर एग्जांपल वो किराए के घर पे रहते हैं या अपना घर है, रेंटर्स हैं या होम ओनर्स हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है होम ओनरशिप स्टेटस, ये पाकिस्तान में नहीं चलता, ये यूएस, यूके, ये जो बड़ी टियर 1 कंट्रीज है वहां पे ये ऑप्शन चलता है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आप टारगेट करना चाहेंगे कि मैं सिर्फ किराएदारों को ऐड दिखाना चाहता हूँ या जो मालिक मकान है उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एफिनिटी का मतलब ये है कि जिनका इंटरेस्ट हो इन टॉपिक में, फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड एंड डाइनिंग, और इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर जाऊं तो यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस बफ, स्पोर्ट्स फैन के अंदर फिर मजीद अंदर आ गया बेसबॉल फैंस, बास्केटबॉल, क्रिकेट फैन। ठीक है, तो अगर मैं क्रिकेट फैन सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि जिनका इंटरेस्ट क्रिकेट में होगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, टेक्नोलॉजी में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल इंथुजियास्ट। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट मोबाइल फोन में। अच्छा, अब एक और ऑडियंस है यहाँ पे, इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑडियंसेस आ रही हैं। मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गया और यहाँ पे मोबाइल फोन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये दोनों ऑडियंस एक ही तरह की हैं। एक का नाम मोबाइल इंथुजियास्ट है, एक का नाम ऑडियंस का नाम मोबाइल फोन्स है। एक मैंने एफिनिटी ऑडियंस से सिलेक्ट करी है और एक मैंने इन मार्केट ऑडियंस से सिलेक्ट करी है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एफिनिटी ऑडियंस बेसिकली वो ऑडियंस होती है कि जिनका जनरल इंटरेस्ट है, मतलब मोबाइल इंथुजियास्ट का मतलब ये होगा जिनका जनरल इंटरेस्ट मोबाइल फोन में है। वो कोई भी नया मोबाइल फोन आता है उसके बारे में पढ़ते हैं या डिफरेंट मोबाइल फोन के फीचर्स देख रहे होते हैं, या उनकी तस्वीरें देख रहे होते हैं या मोबाइल फोन के बारे में इन जनरल पढ़ रहे होते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, अगर इन मार्केट से मैंने वही ऑडियंस सिलेक्ट करी मोबाइल फोन्स की, तो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो जिनका सिर्फ जनरल इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ये एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं मोबाइल फोन्स के बारे में। ये प्राइसेस कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाइंग साइकिल के एंड स्टेज में, मतलब ये अभी मोबाइल फोन खरीदने वाले हैं। तो इन मार्केट ऑडियंस वो होती है जो कि एक्टिवली रिसर्च कर रही हो या और बाइंग साइकिल के एंड स्टेज पे हो। और एफिनिटी ऑडियंस वो होती है कि जिनका सिर्फ जनरल इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि अभी वो खरीदने वाले हो, बस इनका जनरल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल एफिनिटी ऑडियंस के अंदर मैंने आपको बताया था क्रिकेट के बारे में, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग हैं जिनका जनरल इंटरेस्ट है क्रिकेट के बारे में न्यूज पढ़ रहे होते हैं या कोई मैचेस हो रहे हैं तो उसका स्कोर देख रहे होते हैं। और इन मार्केट का मतलब है कि ये वो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में और उसको कोई और खरीदने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बाइंग साइकिल के एंड स्टेज पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑटो एंड व्हीकल सेलेक्ट करूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँ ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, इसका मतलब है कि वो ऑटो पार्ट्स और एक्सेसरीज के बारे में बहुत एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं और उसको खरीदने वाले हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑडियंस जो मैंने यूज करी थी। यहाँ पे मैं बिजनेस सर्विस के अंदर आया, बिजनेस सर्विस के अंदर में आया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, और उसके अंदर में आया SEO एंड SEM सर्विस। तो इसका क्या मतलब है कि जो लोग अभी SEO या SEM क्या है, जो गूगल एड्स, बेसिकली इसको SEM भी कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, और SEO आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो बहुत एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं फ्रीलांसर या एजेंसीज जो उनको ये SEO या SEM की सर्विस दे सके। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, पाकिस्तानी क्लाइंट था, उसने एजेंसी खोली थी अपनी और उसको डिफरेंट क्लाइंट्स चाहिए थे, लीड्स चाहिए थी कि लोग उसके वेबसाइट पे आके साइन अप करें और उसकी सर्विसेज लें। तो मैंने ये ऑडियंस सिलेक्ट करी कि जो अभी एक्टिवली SEO और SEM सर्विसेज ढूंढ रहे हैं और उनको ऐड दिखाया। तो उसके पास काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे और काफी ज्यादा लीड्स आई थी, उसके बाद कुछ कस्टमर्स भी बने उसके बाद उन लीड से। अच्छा जी, ये इन मार्केट हो गया। रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट, ऐप या यूट्यूब चैनल पे एक दफा आ चुके हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा अगर आपको ऐड दिखाना है। आपने अक्सर नोट करा होगा, दराज की वेबसाइट पे चले जाएं तो फिर हर जगह दराज का ही ऐड नजर आता है, या किसी भी और वेबसाइट पे चले जाएं फिर उसी वेबसाइट का ऐड आपको हर जगह नजर आ रहा होता है। ठीक है, आप फेसबुक पे जाएं वहां पे भी नजर आ रहा है। जैसे IDM का ऐड है, आप एक दफा IDM की वेबसाइट पे चले जाएं फिर आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, डिस्प्ले और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको IDM का ही ऐड नजर आ रहा होता है।
तो वो कैसे हो रहा है? वो रीमार्केटिंग से हो रहा है। इसको डिटेल में हम रीमार्केटिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और कंबाइंड ऑडियंस बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊपर ये जो 3-4 ऑडियंसेस दी हुई हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये ऑडियंसेस क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन इसको बहुत डिटेल में हम डिस्प्ले मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन का भी क्या मतलब। क्लियर है? अब ऑडियंसेस के हवाले से कोई सवाल है आप लोगों का? अस्ट्राइकन सर, मेरा एक सवाल है। जी सर मेरी जो प्रोडक्ट है वो लेदर से रिलेटेड है, तो जैसे कि आपने उसमें वो जो एज वाला जो आया था, तो उसमें लेदर के प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो तो हर एज के लोगों के लिए ही है, तो क्या उसमें हम कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे? अगर जैसे मैं अपने प्रोडक्ट के लिए करूँ तो कौन से वाला सेलेक्ट करूँ मैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि ये ऑडियंस, अच्छा तो एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं इसमें, ये ऑडियंस सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कैंपेन बनाऊं और इस कैंपेन में कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट ना करूं, तब भी मेरी कैंपेन बिल्कुल सही बनेगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि जो सर्च कैंपेन है वो प्राइमरीली कीवर्ड बेस्ड है। मतलब आपने जो अपनी कैंपेन में कीवर्ड डाला है, वो यूज़र ने अगर जाके वही कीवर्ड गूगल पे सर्च कर दिया तो आपका ऐड दिख जाएगा। वो कीवर्ड सर्च नहीं करा तो वो ऐड नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो ऑडियंस जो है वो बेसिकली एक सेकेंडरी फिल्टर है, ठीक है। अब आपने लेट सपोज आपने एक दफ़ा कैंपेन चलाई और आपने देखा यार मेरे पास जो सेल्स आ रही हैं वो तो 18 से 24 साल के जो दरमियान लोग हैं, वो वो लोग ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे आके परचेज कर रहे हैं बनस्बत जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं, वो मेरी वेबसाइट पे आते भी हैं तो वो परचेज नहीं करते। एक दफ़ा आपने कैंपेन चला ली, आपके पास ये डाटा आ गया, आपको पता चल गया कि यार मेरी जो कोर टारगेट ऑडियंस है वो 18 से 24 साल की है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एज का लगा सकते हैं। आपने बोला कि यार ये जो 18 से 24 साल के दरमियान लोग हैं, सिर्फ उनको ही ऐड देखे, और आपने यहाँ पे टारगेटिंग सेलेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब कीवर्ड मैच होना भी लाजमी है। मतलब वो यूजर कीवर्ड भी सर्च करे जो आपने अपने कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाला हुआ है, प्लस वो 18 से 24 साल की उम्र में भी हो, तो फिर उसको ऐड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा ऐड। तो ये ऑडियंस बेसिकली सर्च कैंपेन में एज अ सेकेंडरी फिल्टर काम करती है। मतलब आपने एक दफ़ा कैंपेन चलाई, आपके पास डाटा आ गया, आपने देखा यार ये इस इंटरेस्ट वाले लोग मेरे पास ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, तो फिर आपने ये ऑडियंस लगा दी। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आपने अभी कैंपेन चलाई, आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी ऑडियंस ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो आपने डिफरेंट ऑडियंसेस सेलेक्ट करी और उसको ऑब्जर्वेशन में डाला, और अब फिर आप जब कैंपेन चलाई तो आपने देखा कि यार कौन सी ऑडियंस पे मेरे पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये क्लाइंट ने क्या करा है, डिफरेंट ऑडियंसेस डाली हुई हैं और सबको ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ है। वो देख रहा है कि यार कौन सी ऑडियंस मेरे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीवर्ड मैच होना लाजमी नहीं, कीवर्ड तो मैच हो रहा है। कीवर्ड मैच होने के बाद वो यूजर किस ऑडियंस में से था वो गूगल बता रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो ऑडियंस आपके पास अच्छा परफॉर्म करी है उसको आप टारगेटिंग में कर दें, ताकि फिर कीवर्ड और ऑडियंस दोनों मैच होना लाजमी हो जाए। अच्छा, रफ़ी खान कह रहे हैं अगर कोई ऑडियंस सेलेक्ट ना हो, कोई ऑडियंस सेलेक्ट ना हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कीवर्ड मैच कर गया, आपने जो कीवर्ड अपनी कैंपेन में डाला हुआ, यूजर ने वही कीवर्ड सर्च कर लिया, तो आपका ऐड दिख जाएगा, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया ऑडियंस सेलेक्ट करना लाजमी नहीं है, ऑडियंस ना भी सेलेक्ट करें तब भी आपकी कैंपेन बिल्कुल सही बनेगी। शोएब अमीन कह रहे हैं सर इफ वी सेलेक्ट नो ऑडियंस कैन वी सेलेक्ट बिटवीन टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑप्शन। नहीं, जब कोई ऑडियंस सेलेक्ट ही नहीं करी हुई तो फिर ये टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन फिर किसी काम का नहीं है। फिर आप ये काम मतलब ये इसको सेलेक्ट करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन तभी यूज होगा जब आपने ऊपर यहाँ पे कोई ऑडियंस सेलेक्ट करी हुई होगी। जी, मलिका वकास आपका कोई सवाल है? अच्छा, जवेरिया कह रही है कि सर व्हाट इज कंबाइंड ऑडियंस। कंबाइंड ऑडियंस का मतलब ये है कि लेट सपोज मुझे ऑडियंस कंबाइंड ऑडियंस बनानी है कि फॉर एग्जांपल वो पेरेंटल स्टेटस उनका या मैरिटल स्टेटस उनका सिंगल हो, और फिर वो मैंने रीटारगेटिंग ऑडियंस भी ऐड कर दी। मतलब वो मेरी वेबसाइट पे भी आए हुए हों और वो सिंगल भी हों, ठीक है, या जिनका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी हो और वो इन मार्केट हो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए भी। मतलब आपने ये जो ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं इनका कॉम्बिनेशन बना के एक नई ऑडियंस बना दी, उसको कहते हैं कंबाइंड ऑडियंस। जी हसीब, आपका कोई सवाल है?
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर गूगल जो है ये एनालाइज करता है कि लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि मतलब लोग सर्च करते हैं, एक वो होते हैं जो मतलब जिनका सिर्फ मोबाइल में वैसे ही सिर्फ वो फीचर्स वगैरह देखने के लिए सर्च कर रहे होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने वाकई बाय करना होता है। तो वो फॉर एग्जांपल एक तो आपने आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है आपने बताया था कि लोग प्राइसेस के बारे में अगर सर्च करेंगे तो गूगल के एल्गोरिथम को ये ज़्यादा होगा कि ये जो है क्लोज टू परचेज है। तो मतलब इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं गूगल जिसको एनालाइज करके तो हमें ये पता लगता है कि ये जो है लोग क्लोज टू परचेज। ठीक है जी, हसीब का सवाल ये है कि गूगल को कैसे पता चलता है कि ये लोग अभी एक्टिवली इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो ये देखें, गूगल डिस्क्लोज तो नहीं करता कि वो कैसे डाटा आपका डाटा देखता है, लेकिन एंड्रॉयड जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी गूगल की है। उसमें आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ऐप्स हैं, ठीक है, वो किस किस तरह की आपने अपने ऐप्स अपने फ़ोन में डाली हुई हैं, गूगल को पता है। ठीक है, गूगल मैप आप यूज़ करते हैं, क्रोम आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप गूगल में क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, किन किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, उन सारी वेबसाइट पे एडसेंस लगा होता है। पे गूगल खुद आप क्रोम पे ही खोल लें वो वेबसाइट, तो गूगल के पास डाटा जा रहा होता है। ठीक है, तो आप किस तरह की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और किस तरह की ऐप्स हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको गूगल कंबाइन करके देखता है कि यार इस यूज़र का इंटरेस्ट इस चीज़ में, ठीक है, या गूगल या ये यूज़र एक्टिवली इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है। तो एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स को देख के गूगल उसकी बेसिस पे फिर किसी यूज़र को किसी ऑडियंस के अंदर डालता है। ठीक है जी, मलिका वकास कह रही है मैं वुमेन एंड मैन रिलेटेड एक्सेसरीज सेल करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर एज ग्रुप मैरिड अनमैरिड को देखें। जी ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि हर किसी को दिखे तो आप यहाँ पे कोई ऑडियंस सेलेक्ट ना करें, वो ऑटोमेटिकली हर किसी को दिखेगी जो भी वो कीवर्ड सर्च करेगा आपने जो अपनी कैंपेन में डाला हुआ है। जी अमसाल, आपका कोई सवाल है, आप पूछें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बता रहे थे कि गूगल को मालूम है कि आप डील क्लोज करने वाले हैं या एक तरह से आप नियरली परचेज करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या फैक्टर्स होंगे कि गूगल डिटरमिन कर लेगा हम वाकई में परचेजिंग तक आ चुके हैं स्टेज तक और खरीद डील क्लोज करने लगे हैं, बिल्कुल परचेज करके ही आप छोड़ेंगे? जी अच्छा, ये इसमें ये नहीं होता गारंटी है कि भाई 100% गूगल को पता है कि यार ये बंदा तो ये मोबाइल फोन खरीद के ही लेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो मोरलेस काफी मतलब एक्यूरेट होती है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होती। अच्छा, अब गूगल को कैसे पता चलेगा, ये भी गूगल डिस्क्लोज तो नहीं करता कि गूगल ने किस तरह ये आइडेंटिफाई करा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें तो गूगल को पता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लेट सपोज डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और प्राइसेस देख रहे हैं, तो उसे गूगल को अंदाजा हो जाता है कि यार ये एक्टिवली रिसर्च कर रहा है अभी। दूसरा कि यार आपने ऑलरेडी ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करी हुई है, अगर आपने करी हुई है तो गूगल को पता होता है कि यार ये ऑलरेडी ऑनलाइन परचेजर है, तो इसका मतलब ये है कि और अभी दोबारा कोई चीज़ सर्च कर रहा है बहुत एक्टिवली, उसकी प्राइसेस देख रहा है, स्पेसिफिकेशंस देख रहा है, ठीक है, या उसके रिव्यूज पढ़ रहा है, ठीक है, तो गूगल को आइडिया हो जाएगा यार ये एक्टिवली रिसर्च कर रहा है और ये कोई चीज़ ये प्रॉब्ली इसको खरीद लेगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो, गूगल को फॉर श्योर पता हो कि यार ये खरीद के ही छोड़ेगा वरना ये और कहीं जाएगा नहीं, लेकिन काफी हद तक एक्यूरेट ऑडियंस बनाता है गूगल। अच्छा सर, मैं इस टॉपिक से ये ऑडियंस वाले टॉपिक से रिलेटेड फाइनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर। इसमें मतलब अपने को कंसेप्ट्स को कंफर्म भी करना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये है कि मतलब अगर हम ऑडियंस वाले ये जो टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन के इसके मतलब ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करते तो गूगल जो हमें जिस तरह आपने वो दूसरे पेज के ऊपर दिखाया था कि कन्वर्जन जो है वो हमें ओवरऑल शो करेगा। और अगर हम मतलब अपने कंपेन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करते हैं और अपने जो मतलब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट हैं हम मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी जैकेट्स का हम ले लेते हैं कि जैकेट से रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह मैं उसके ऊपर यूज़ करता हूँ अपनी एड्स के और लोग उनको सर्च करते हैं, मुझे पता लग जाता है कि मतलब कौन सी उसके ऊपर जो है लोगों की कितनी कन्वर्जन है, जिस तरह आपने वो लास्ट एग्जांपल में दिखाया था। तो उससे जो है मतलब मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, मतलब इसको ज़्यादा बचत कर सकता हूँ दोबारा उनको टारगेटिंग करके।
ऐसा ही है सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है आपने। अच्छा जी, कुछ सवाल आ रहे हैं कि बेहतर क्या है कि ऑडियंस सेलेक्ट करें या ना करें। अच्छा, इसमें सबसे बेहतर क्या होता है कि आप ऑडियंस सेलेक्ट करें, जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करें, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में डालें। गूगल भी यही रिकमेंड करता है कि आप ऑब्जर्वेशन का मेथड सेलेक्ट करें, क्योंकि आप पहले एनालाइज करना चाहेंगे कि यार कौन सी ऑडियंस मेरे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये जैसे ये बेसिकली देख रहा है कि यार जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं या सोशल मीडिया एंथुजियास्ट हैं, कौन सी ऑडियंस है जो जहाँ से मेरे पास ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है, ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये जैसे ये देखें टेक्नोलॉजी की ऑडियंस थी, यहाँ से इसके पास 29 सेल्स आई हैं। ठीक है, और बिजनेस प्रोफेशनल से 8 सेल आई हैं, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट से 10 सेल आई हैं। तो आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, तो इनिशियली ऑडियंस सेलेक्ट करें जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। और जब आपको बिल्कुल फोर श्योर पता चल जाए कि यार ये ऑडियंस है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है, तो फिर आप टारगेटिंग कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से टारगेटिंग में। लेकिन इनिशियली आप ऑडियंस सेलेक्ट करके उसको ऑब्जर्वेशन में रख के कैंपेन चलाएं। ठीक है जी। अच्छा, मजीद क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा। अच्छा जी, शोएब अमीन कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है सोशल डिलेमा। जी बिल्कुल, सोशल डिलेमा बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मैं भी रिकमेंड करूंगा आप लोग देखें उसे। अच्छा जी, मजीद सवाल नहीं ले रहा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं प्लीज। अब क्लास के एंड में टाइम बचेगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, बस सर एक्चुअली मैं ना बहुत मसरूफ था और बड़ी मुश्किल से ना अभी पहुंचा हूँ, तो बस आप अगर पीछे मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे ना कि हम क्या समझ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इजीली मतलब पहुंच जाऊंगा वहां पे जहाँ पे आप समझा रहे हैं। बस लाइट सा बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक अगर आप मुझे बस हल्का सा बता दें तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। सर प्लीज इफ यू डोंट माइंड प्लीज सर। पहली बात 1 से 2 मिनट में पॉसिबल नहीं कि सारी चीजें हमने कवर करी हैं वो 1 से 2 मिनट में समझा सकूं। और अगर चलें सर, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा सर, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें आप। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बजट एंड बिडिंग है। अभी हम कहाँ थे? अभी हम देख रहे थे टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस। टारगेटिंग ऑडियंसेस के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी? लोकेशन थी हमारे पास, ठीक है, लोकेशन टारगेटिंग हमने देखी, उसके बाद लैंग्वेज टारगेटिंग देखी, उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग देखी। ये 3 चीजें हमने देख ली हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजट एंड बिडिंग। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आते हैं बजट पे। बजट का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 100 रुपये रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि गूगल एक दिन में इस कैंपेन में 100 रुपये स्पेंड करेगा मैक्सिमम। हो सकता है कम करे, लेट सपोज अगर आपके ऐड पे क्लिक ही नहीं आए तो आपके पैसे ही खर्च नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने करेगा? 100 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, अगर 100 रुपये पूरे स्पेंड हो गए, मतलब आपके पास इतने क्लिक्स आ गए कि 100 रुपये स्पेंड हो गए, पूरे कंज्यूम हो गए, तो फिर आपकी कैंपेन ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी, फिर अगले दिन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पर डे बजट। अब आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें, आप लेट सपोज 500 रुपये रख दें या 5,000 रुपये रख दें या 10,000 रुपये रख दें, जितना आप स्पेंड करना चाहते हैं गूगल पे उतना आप रखेंगे। ये पर डे बजट होता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन कुछ अरसे इसमें अब एक कैच है। वो कैच क्या है कि कुछ अरसे पहले गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज करी और गूगल ने ये बोला कि लेट सपोज अगर आप 100 रुपये बजट रख रहे हो ना, तो गूगल के पास अथॉरिटी है कि वो उसका डबल स्पेंड कर सके। मतलब अगर आपने बजट 100 रुपये रखा हुआ है तो गूगल 200 रुपये भी स्पेंड कर सकता है। अगर आपने 10,000 रुपये बजट रखा हुआ है तो गूगल के पास अथॉरिटी है कि वो उसका 20,000 रुपये भी स्पेंड कर सकता है। ठीक है, ऑन ए स्पेसिफिक डे। तो बहुत से लोगों ने शोर मचाया कि जो खास तौर पे जो स्मॉल एडवर्टाइजर थे जिनके बजट ज़्यादा नहीं था, या जो किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने तो बहुत शोर मचाया कि यार क्लाइंट ने हमें बोला है 100 रुपये स्पेंड करने को और गूगल ने 200 रुपये स्पेंड कर दिए, तो यार क्लाइंट तो हमें बोलेगा ना कि यार मैंने जो आपको बजट दिया था आपने उससे ज़्यादा क्यों स्पेंड कर दिया। बहुत शोर मचा, लेकिन इसके बावजूद गूगल ने पॉलिसी चेंज नहीं करी। गूगल की पॉलिसी ये है कि जो आप यहाँ पे पर डे बजट रखते हैं, गूगल उसको उसका डबल स्पेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 100 रुपये बजट रखा हुआ है तो आप मुझे ये बताएं कि अगर पूरे 30 दिन कैंपेन चलेगी
तो 30 डेज में वो बजट कितना होगा? ₹3000 होगा। बिल्कुल सही बताया। अगर आपने 100 रुपए पर डे बजट रखा हुआ है तो 30 दिन में 3000 बजट होगा। तो गूगल ये बोलता है कि अगर आपने 100 रुपए बजट रखा हुआ है तो मैं 30 दिन के अंदर, ठीक है, आपका कभी भी 3000 रुपए से स्पेंड नहीं करूँ, 3000 रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप कैंपेन ये पूरे 1 महीने चला रहे हैं तो मैं आपका कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3000 रुपए से ऊपर बजट जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि महीने में किसी एक दिन में मैंने 100 की बजाय 200 स्पेंड कर दिया हो और फिर अगले दिन मैंने सिर्फ 50 रुपए स्पेंड करे हो, फिर उसके अगले दिन मैंने लेट्स सपोज 75 रुपीज स्पेंड करे हो, फिर किसी एक दिन 150 रुपए स्पेंड कर दिया हो। मतलब वो पर डे में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको पूरे महीने की बजट देखेंगे तो वो कभी भी 3000 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, गूगल ने ये क्यों पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी? गूगल ने ये बोला, गूगल ने जो लॉजिक दी थी इसकी वो ये दी थी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि एडवर्टाइजर जो है वो अपना बजट कम रखता है, ठीक है, और अचानक से फॉर एग्जांपल किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए या लोग उसको ज्यादा सर्च करने लग जाएं, और क्योंकि एडवर्टाइजर ने बजट कम रखा होता है उसकी कैंपेन रुक जाती है। तो गूगल ये बोलता है कि मैं खुद एनालाइज करूंगा, अगर उस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये बजट कम है, तो गूगल ने बोला कि मेरे पास अथॉरिटी आ गई कि मैं ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ ताकि आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आ जाए और ज्यादा सेल्स आ जाए। एडवर्टाइजर अगर बजट बढ़ाना भूल भी जाए या एडवर्टाइजर को ना भी पता हो कि यार इस चीज की डिमांड बढ़ी है, ये लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं अभी, तो तब भी गूगल ज्यादा आपका बजट करके आपके पास ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा सेल्स आ सके। गूगल ने ये लॉजिक दी थी, लेकिन इस पे बहुत शोर मचा था, उसके बावजूद भी गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी। क्लियर हुआ आप लोगों को बजट का मतलब क्या है? बजट यहाँ पे पर डे होता है, लाइफ टाइम बजट नहीं होता कि आपने बस लेट सपोज आपने यहाँ पे 100 रुपए रखा तो इस कैंपेन में बस अब 100 रुपए ही स्पेंड होंगे, जब 100 रुपए स्पेंड हो जाएंगे तो कैंपेन एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कैंपेन आपने ये पर डे बजट है, 100 रुपए रखा तो इसका मतलब है आज 100 रुपए स्पेंड होंगे, कल फिर दोबारा 100 रुपए स्पेंड होंगे, फिर तीसरे दिन भी 100 रुपए स्पेंड होंगे। अच्छा, 100 रुपए रखने का मतलब 100 रुपए जरूरी नहीं कि लाजमी ही स्पेंड हो। स्पेंड तो डिपेंडेंट है कि आपके ऐड पे क्लिक कितने आएंगे। अगर आप लेट सपोज एक क्लिक के 1 रुपए हैं तो इसका मतलब है 100 क्लिक आएंगे तो 100 रुपए स्पेंड हो जाएंगे। फिर आपके पास 101 वो वाला क्लिक नहीं आएगा क्योंकि आपका बजट स्पेंड हो चुका है। लेकिन गूगल की पॉलिसी के हिसाब से अब वो भी आ सकता है, क्योंकि गूगल ने बोला है कि मेरे पास अथॉरिटी है कि जो आप जो बजट रखोगे मैं इसका डबल स्पेंड कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा जी, अमसाल आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मेरा सवाल ये था कि आप जैसा बता रहे हैं कि गूगल जो है वो अगर आपने 100 का बजट रखा होगा 200 स्पेंड कर सकता है। तो गूगल जो है वो अगर आपने मिसाल 100 रखा है और 200 स्पेंड करता है और टोटल इन द मंथ जो है वो सेम रखता है, या टोटल इन द मंथ जो है वो उतना ही रखता है जितना कि हमने सेट किया हुआ पर डे के हिसाब से, तो ये ऑन मंथली बेसिस चलता है या कोई स्मॉल मतलब ड्यूरेशन भी हो सकता है, जैसे 10 दिन का अगर बजट हमने 100 रखा है यानी 1000 रुपये, तो 1000 रुपये को एक्सीड नहीं करेगा, इस तरह से जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन 5 दिन इस तरह का भी हो सकता है या मंथ जरूरी है? जी, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, कैंपेन तो आप स्मॉल ड्यूरेशन के लिए भी चला सकते हैं, आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी चला सकते हैं, कुछ घंटों के लिए भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, लेट सपोज आपने 2 दिन के लिए कैंपेन चलाई और गूगल ने ओवर स्पेंड कर दिया और उसके बाद आपने कैंपेन बंद कर दी, तो बस फिर वो आपका ओवर स्पेंड हो जाएगा, उसमें फिर गूगल कुछ करेगा नहीं। लेकिन गूगल ही बोलता है अगर आप पूरे महीने के लिए कैंपेन चला रहे हो तो फिर तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि वो बजट ओवर स्पेंड ना हो। लेकिन अगर आपने लेट सपोज कैंपेन चलाई 1 हफ्ते के लिए और गूगल ने उसमें 1 हफ्ते में आपका 100 रुपये बजट था, गूगल ने उसमें 1 हफ्ते में 2 दिन ऐसे थे जहाँ पे 150 रुपये स्पेंड कर दिए, 200 रुपये स्पेंड कर दिए, और फिर आपने 1 हफ्ते बाद कैंपेन बंद करनी थी, तो फिर तो वो आपका ओवर स्पेंड हो गया। फिर वो जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते में अगर 100 रुपए के हिसाब से 700 रुपए बन रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके 800 या 900 रुपए स्पेंड हो चुके हो या थोड़ा ज्यादा स्पेंड हो चुका हो, तो उसमें फिर गूगल कुछ भी नहीं करता। अच्छा जी, जौकिरुल बारी कह रहे हैं अगर क्लिक ना आए तो पर डे वाला पैसा जाया तो नहीं होगा? नहीं, अगर क्लिक नहीं आया तो आपका कोई भी पैसा जाया नहीं होंगे। पैसे तो आपके तभी जाएंगे जब आपके ऐड पे क्लिक आएंगे। अब आपने यहाँ पे 100 रुपये रखा हो बजट या 10,000 रुपये बजट रखा हो, जब तक क्लिक नहीं आएगा तब तक आपके कोई पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। जी, सिद्दीकुआ मोहम्मद सवाल पूछना चाह रही है, पूछे आप। एक चीज कंफ्यूजन है सर, आपने ये बोला कि जो है वो गूगल का अथॉरिटी कि वो आपका बजट पर डे का वो डबल कर सकता है,
लेकिन सर फिर आपने ये बात बोली कि अगर महीने का आपने 3000 बजट रखा है तो वो उसको बैलेंस रखेगा। सर ये दो चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। अच्छा, मैंने ये बताया कि अगर ये जो बजट होता है वो पर डे बजट होता है। अगर लेट सपोज मैंने 100 रुपये बजट रखा है पर डे, इसका मतलब है एक दिन में मैं 100 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ मैक्सिमम। लेकिन गूगल ये बोलता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, अगर मुझे लगेगा कि आपके पास ज़्यादा क्लिक्स या ज़्यादा सेल्स आ रही हैं तो मैं ज़्यादा स्पेंड कर दूंगा बगैर आपसे पूछे हुए, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में। लेकिन अगर आपकी कैंपेन पूरे महीने चल रही है, ठीक है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर, मतलब गूगल कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरे महीने में अगर आपके 3000 रुपये स्पेंड होने थे, क्योंकि आपका बजट पर डे 100 रुपये था, तो इसका मतलब है महीने के 3000 रुपये होंगे। तो अगर आप पूरे महीने का स्टैट्स देखेंगे या पूरे महीने का डाटा देखेंगे तो वो कभी भी 3000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है अगर किसी एक दिन गूगल ने ओवर स्पेंड कर दिया तो फिर किसी एक दिन अंडर स्पेंड भी करेगा गूगल। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, कंफ्यूजन है जी। सर। जैसे आप बता रहे थे कि हम लोग जो है अगर कैंपेन फॉर एग्जांपल अगर गूगल की हमने लगाई और फर्स्ट डे गूगल को हमने 100 का टारगेट दिया हुआ पर डे, और गूगल ने फर्स्ट डे जो है 200 कर दिया कि उसको लगा कि बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट है, तो 200 कर दिया और सेकंड डे पे वापस 100 पे आ गया, हमने 2 दिन बाद बंद कर दी, तो 100 का जो एक्सपेंस है वो गूगल ने ओवर स्पेंड कर दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल एड कंपनी चला रहे हैं, इस तरह कुछ कर रहे हैं और हमारा कोई और भी क्लाइंट है जिसके हमने ऐड लगाई है, तो गूगल की तरफ से ऑप्शन है ना कि वो वहां से फिर अंडर स्पेंड करके जो है वो कवरेज कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपके एक क्लाइंट में ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो दूसरे क्लाइंट से कम कर दे। यूजली बेहतर प्रैक्टिस तो ये होती है कि एक क्लाइंट का अकाउंट अलग हो, दूसरे क्लाइंट का अकाउंट अलग हो। तो एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, दोनों के अलग अलग अकाउंट होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक ही क्लाइंट में आपने एक ही अकाउंट में आपने मल्टीपल कैंपेन्स बनाई हुई हैं तो एक कैंपेन का दूसरी कैंपेन से भी ताल्लुक नहीं है। ये जो बजट है आप उससे सिर्फ स्पेसिफिक इस कैंपेन का बजट डाल लें। आप फिर आप दूसरी कैंपेन बनाएंगे उसका कोई दूसरा बजट रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसी कैंपेन, ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल किसी और कैंपेन में अंडर स्पेंड कर दे या किसी और क्लाइंट का बजट अंडर स्पेंड करके आपके यहाँ पे बराबर कर दे, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज और थी सर कि जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारी मर्जी, हमने फॉर एग्जांपल एक कैंपेन शुरू किया, उसको महीना पूरा ना चलाया और 2 दिन में खत्म कर दिया या 1 हफ्ते में खत्म कर दिया, फिर कोई भी कैंपेन हम चला देते वो क्या फॉर अ मंथ जरूरी है? नहीं, मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि पर मंथ मतलब पूरे महीने के लिए कैंपेन चलाना जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप जितने दिन के लिए भी कैंपेन चलाएं। अच्छा जी, अब मजीद और सवाल मैं नहीं ले रहा, जो चैट बॉक्स में है मैं सिर्फ उसके जवाब दे रहा हूँ। मलिका वकास कह रही हैं कि सर हम इनिशियल स्टेज पे हमें कितना बजट रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, ये कोई फिक्स इसका आंसर नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ कि आपने 100 रुपये या 10 या 500 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये बजट रखना है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे और आप किस कंट्री में ऐड चला रहे हैं और फिर जिन कीवर्ड पे आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं उन कीवर्ड की प्राइस क्या है। तो इस सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगा जो कीवर्ड वाला है। उस कीवर्ड में मैं आपको कीवर्ड वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड की प्राइस किस तरह मालूम करनी है। जब आपको ये पता चल गया कि ऑन एवरेज आपके ऐड पे क्लिक आएगा, अगर इस कीवर्ड पे आप ऐड चलाते हैं और आपके ऐड पे क्लिक आता है तो आपके कितने पैसे कटेंगे, तो आपको वो देख के आइडिया हो जाएगा कि आपने बजट कितना रखना है। ठीक है, शोएब अमीन कह रहे हैं सर अगर गूगल कुछ नहीं करेगा दिस मीन्स वी हैव टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट। जी बिल्कुल, आप अगर आपने कुछ दिन के लिए कैंपेन चलाई है और उसमें गूगल ने ओवर स्पेंड कर दिया तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तफसील आवाज करनी, क्लिक मीन जस्ट क्लिक और कन्वर्जन। क्लिक का मतलब सिर्फ क्लिक है, कन्वर्जन नहीं है। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर मैं अपनी कैंपेन सिर्फ डे टाइम के लिए स्पेसिफिक चला रहा हूँ तो गूगल उस डे टाइम को 1 डे कंसिडर करेगा या 24 आवर को 1 डे 24 आवर को 1 डे कंसिडर करेगा गूगल। तफसीला वान कह रही है वेयर वी कैन फिक्स आर टारगेट एक्सपेंस पर मंथ, वेयर वी कैन फिक्स आर टारगेट एक्सपेंसेस पर मंथ। पर मंथ के लिए आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। सर्च कैंपेन में सिर्फ पर डे ही बजट सेट कर सकते हैं, तो पर मंथ सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बादशाह कह रहे हैं सर बजट की डेट लिमिट कैसे लगेगी और कितने दिन चलेगी। मैंने आपको बताया ये जो बजट होता है वो पर डे होता है, तो हर दिन का अच्छा, हुजैफा अली चैट बॉक्स में सवाल दे रहे हैं, मैंने अभी बोला है मैं मजीद और सवाल नहीं दे रहा, जो सिर्फ चैट बॉक्स में आए हुए उनको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, अब बादशाह कह रहे हैं कि सर बजट की डेट लिमिट कैसे लगेगी, कितने दिन चलेगा।
बजट की डेट लिमिट पर डे के हिसाब से, मतलब आपने पर डे 100 रुपये स्पेंड होंगे इस पे, या मैक्सिमम 100 रुपये तक स्पेंड हो सकते हैं इस पे, ठीक है। और अब वो आपने अपने अकाउंट में जितने पैसे डाले हुए होंगे, लेट सपोज आपने अपने अकाउंट में 500 रुपये डाले हैं, तो जब वो 500 रुपये पूरे एक्सपेंड हो गए तो आपके कैंपेन्स बंद हो जाएंगी, फिर आपको और पैसे डालने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। इस कैंपेन का आप, ये कैंपेन लेवल पे बजट है। अच्छा मैं आपको जैसे दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखें, ये एक मैंने क्लाइंट का अकाउंट खोला, इसके अंदर मल्टीपल कैंपेन्स आ रही हैं। ये एक कैंपेन है, ठीक है, CN-USA, फिर ये एक और कैंपेन है, फिर ये एक और कैंपेन है। हर कैंपेन का अपना अपना बजट है, और ये पर डे बजट है, मतलब ये इस कैंपेन में एक दिन में 1500 रुपये स्पेंड करने के लिए तैयार है। दूसरी कैंपेन में 500 रुपये, फिर एक और कैंपेन में 1500 रुपये, फिर किसी कैंपेन में 500 रुपये, किसी कैंपेन में 1000 रुपये, किसी कैंपेन में 2000 रुपये। तो ये हर कैंपेन का बजट है, और ये पर डे बजट है। इसका मतलब ये है कि इस कैंपेन में एक दिन में 1000 रुपये तक स्पेंड हो सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा जी, अच्छा जी, शोएब अमीन कह रहे हैं, सर व्हाट इफ गूगल ओवर स्पेंड ऑन a budget that lasted only 2 weeks, do we have to pay the extra amount to Google in this scenario? जी बिल्कुल, आपको सिनेरियो पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा बजट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, पैसे किस तरह डालते हैं? पैसे बेसिकली आपने बिलिंग सेक्शन में जाना होता है। हमें यहाँ से दूसरे अकाउंट में दिखा देता हूँ। पैसे डालने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में गए, टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करा आपने, ठीक है, और बिलिंग सेटिंग में गए, यहाँ पे सेटिंग्स में गए, नहीं एक सेकेंड, हाँ पेमेंट मेथड में गए आप यहाँ पे, ठीक है, आपने ऐड पेमेंट मेथड करा। अच्छा मेरे पास इस अकाउंट का पेमेंट का एक्सेस नहीं है, मतलब यहाँ पे आप पेमेंट मेथड पे जाते हैं, पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, यहाँ पे गूगल आपसे पूछेगा आपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालें, उसका जो कार्ड का नंबर होता है और CVV नंबर होता है वो डालें, और वो ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। उसके बाद फिर आप वहाँ पे गूगल ऑप्शन देगा कि आपको इस कार्ड से कितने पैसे चार्ज करने हैं, जितने पैसे आप चार्ज करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से बता देता हूँ, टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप बिलिंग बिलिंग में किसी भी चीज़ पे क्लिक कर दें, लेट्स सपोज समरी पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे पेमेंट मेथड्स पे, ठीक है, पेमेंट मेथड्स पे जाने के बाद ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। अभी इस अकाउंट का मेरे पास एक्सेस नहीं है कि पेमेंट की डिटेल्स में देख सकूं, ये क्लाइंट का अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करेंगे तो आपके पास गूगल आपसे पूछेगा आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालें, उसमें जो क्रेडिट कार्ड नंबर है या डेबिट कार्ड नंबर है वो, और CVV नंबर वो आप डालेंगे, और आपका कार्ड इसमें ऐड हो जाएगा। फिर गूगल, फिर आपके पास वहीं पे ऑप्शन शो हो रहा होगा कि आपको इस कार्ड में से कितने पैसे चार्ज करने हैं। तो आप लेट सपोज आपने बोला 100 रुपये चार्ज, मिनिमम 600 रुपये चार्ज कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। तो आपने बोला लेट सपोज मुझे 1000 रुपये चार्ज करने हैं, तो आपने 1000 रुपये डाले और वहाँ पे पे का बटन दबा दिया तो आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब वो 1000 रुपये किस तरह डिडक्ट होंगे? अब जैसे ही आपके पास कैंपेन में क्लिक आते रहेंगे, उसके वो 1000 रुपये वहाँ से कम होते चले जाएंगे। जब 1000 रुपये पूरे स्पेंड हो जाएंगे तो आपकी कैंपेन रुक जाएंगी, फिर आपको और पैसे डालने पड़ेंगे कैंपेन चलाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिडिंग स्ट्रैटेजी का, ठीक है। जो अभी सना बदर ने सवाल पूछा है व्हाट इज मैनुअल CPC, वो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि मैनुअल CPC क्या होती है, ठीक है। लेकिन हम अभी ले लेते हैं 7 मिनट का 6 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, या बल्कि 10 मिनट का ही ब्रेक ले लेते हैं। 9:54 हो रहे हैं, तो 10:05 तक ब्रेक करते हैं, और उसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट 11 मिनट का ब्रेक है, ठीक है जी।
जी, आप लोग सब लोग वापस आ गए। चलिए जी, जबरदस्त। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिडिंग का। अच्छा, बिडिंग का क्या मतलब है? बिडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने फॉर्मूला देखा था, एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। तो उसमें मैक्सिमम सीपीसी क्या था कि आप एक क्लिक के मैक्सिमम कितने पैसे देना चाहते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिमम सीपीसी। तो ये वही उसी का नाम है बिडिंग, मतलब आप एक क्लिक के मैक्सिमम कितने पैसे देना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पैसे कितने देना चाहते हैं वो दो तरीकों से सिलेक्ट हो सकता है। एक है आपकी मैनुअल बिड स्ट्रैटेजीज और दूसरा है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी। मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मतलब सीपीसी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप एक क्लिक के मैक्सिमम कितने पैसे देंगे। अगर आप मैनुअल सीपीसी या मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे या जो कीवर्ड अपनी कैंपेन में डालेंगे उसकी मैक्सिमम सीपीसी आप खुद सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप हर कीवर्ड में खुद सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितने पैसे देने हैं, एक क्लिक के कितने पैसे देने हैं। अभी जो ऊपर हमने देखा था वो था बजट, मतलब आप पूरी कैंपेन में एक दिन में कितने पैसे स्पेंड करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक क्लिक के एक कीवर्ड पे कितने पैसे देंगे आप। ठीक है, दोनों में फर्क है। बजट था पूरी कैंपेन का पर डे बजट था, और बिडिंग जो है वो एक कीवर्ड पे एक क्लिक के कितने पैसे देना चाहते हैं आप। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। अच्छा, जब तक ये खोला है तो मैनुअल सीपीसी का मतलब क्या है कि आप खुद सेलेक्ट करेंगे हर कीवर्ड की मैक्सिमम सीपीसी के, मतलब एक क्लिक अगर उस कीवर्ड पे क्लिक आते हैं तो आप कितने पैसे दे सकते हैं मैक्सिमम। और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि उस कीवर्ड की जो सीपीसी होगी वो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो गूगल सेलेक्ट करेगा। ठीक है, आप गूगल पे को अथॉरिटी देंगे कि गूगल मेरे कीवर्ड की सीपीसी सिलेक्ट करे। अब वो किस तरह सेलेक्ट करेगा, किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको मैनुअल सीपीसी दिखा दूं। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लाइंट के अकाउंट में आया, ठीक है, उसके बाद मैं एक कैंपेन के अंदर आया, कैंपेन के अंदर आने के बाद मैं इसके कीवर्ड्स में जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि कुरान ऑनलाइन एक कीवर्ड है, या लर्न कुरान ऑनलाइन, कुरान लर्निंग नियर मी, लर्न कुरान, लर्न तजवीद, डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कॉलम नजर आ रहा है मैक्सिमम सीपीसी का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 118 रुपए। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ गूगल को कि अगर मेरे इस कीवर्ड पे कोई मेरा कीवर्ड है कुरान ऑनलाइन, कोई यूजर जाके गूगल पे सर्च करता है कुरान ऑनलाइन और उसको मेरा ऐड नजर आता है और मेरे वो ऐड पे क्लिक करता है, तो मैक्सिमम मैं कितने पैसे दूंगा एक क्लिक के? 118 रुपए। अब क्योंकि ये मैंने मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करी हुई है तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, मैं बोलूँ मैं 118 रुपए नहीं दूंगा, मैं 50 रुपए दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50 रुपए कर दिया इसको। ठीक है, अब देख सकते हैं आप हर कीवर्ड की सीपीसी मैंने मैनुअली सिलेक्ट करी हुई है, और यहाँ पे कहीं पे 189 रुपीज, 155, 100, 122, 99, 148, 100, हर कीवर्ड की अलग प्राइस नजर आ रही है आपको यहाँ पे। तो ये मैंने मैनुअली सिलेक्ट करी हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको मैनुअल सीपीसी का? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर मैंने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी 50 रुपीज सिलेक्ट करी हुई है तो उसका क्या मतलब है कि मेरे अगर ऐड पे क्लिक आता है तो मेरे 50 रुपए ही डिडक्ट होंगे, ऐसा ही होगा? नो सर। नहीं सर, इससे ज़्यादा हो सकता है। गूगल के पास अथॉरिटी है कि वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते नहीं हैं। सर 50 नहीं सर, ये 50 मैक्सिमम रुपए ही सीपीसी है। कीवर्ड अगर आपका जो है सिलेक्ट होता है और कीवर्ड पे कितना गूगल ने चार्ज करना है, वो उसका जो फॉर्मूला है उससे वो डिटरमिन करेगा कि कितना चार्ज करना है उसको उस कीवर्ड के ऊपर। अगर आपके बिल्कुल। कीवर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल 20 रुपीज की कॉस्ट आ रही है तो वो 20 करेगा। आपके कीवर्ड अगर 60 आ रही है तो आपने मैक्सिमम 50 दिया हुआ है,
तो वो 50 तक जा सकता है, लेकिन आप क्योंकि गूगल ऑथराइज है कि वो एक्स्ट्रा कर सकता है, डबल अमाउंट तक जा सकता है। तो अगर 60 कीवर्ड पे भी अगर कोई 60 प्राइस भी आ रही है कीवर्ड में, तो वो 60 भी कर सकता है गूगल, उसका कोई वो नहीं, हम रोक नहीं सकते। ये कि अच्छा जी। गूगल जो है वो एग्जैक्ट 50 डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कीवर्ड के ऊपर क्या स्थिति है उसके हिसाब से वो करेगा। जी अच्छा, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत दिया। देखें, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे वो बजट की बात कर रहे थे। बजट में तो गूगल डबल स्पेंड कर सकता है, मतलब अगर आपने कैंपेन का बजट 50 रुपए रखा हुआ है तो गूगल उसको 100 रुपए स्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कीवर्ड की सीपीसी की। अगर मैंने मैक्सिमम सीपीसी यहाँ पे बोला हुआ है कि मैं एक क्लिक के 50 रुपए दूंगा, तो किसी सूरत भी गूगल एक क्लिक के 50 रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। गूगल हमेशा इससे कम ही स्पेंड करेगा। वो किस तरह स्पेंड करेगा, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहली या दूसरी क्लास में। ठीक है, एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। और मैंने आपको बताया था कि गूगल पैसे किस तरह डिटेक्ट करता है, उसका पूरा फॉर्मूला था। क्योंकि गूगल आपसे जो नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसके एड रैंक को देखेगा और आप और उसको डिवाइड करेगा आपकी क्वालिटी स्कोर से। वो जो मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था, उसकी बेसिस पे पैसे डिडक्ट होंगे आपके। ठीक है, अच्छा जी। तो मैनुअल सीपीसी, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर जी, प्लीज माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो मैनुअल सीपीसी का क्या मतलब है कि आप खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि किस कीवर्ड पे आपको, अगर किसी कीवर्ड पे कोई क्लिक आए तो आप गूगल को कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये सब चीजें मैनुअल आप खुद कर रहे हैं, और आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये $189 है, इसको मैं बोलूँ नहीं यार मैं 189 तो नहीं, मैं इसको 250 रुपीज या 189 रुपीज था, मैं बोलूँ 250 रुपीज दे सकता हूँ एक क्लिक है। मैंने ये चेंज कर दिया और ये चेंज हो गया। ठीक है, ये था आपका मैनुअल सीपीसी। अब ऑटोमेटिक सीपीसी में क्या, या ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है? ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी में ये होता है कि आप खुद बिड सिलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि गूगल सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मैं कैंपेन में जाता हूँ जहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी हुई हुई है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी का कॉलम नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे मैं इस कीवर्ड की बिड चेंज करूँ। ये दूसरी कैंपेन है, इसमें ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट हुई है, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड की बिड सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये कंट्रोल गूगल के पास चला गया। अब ये आपने अगर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप बिड सिलेक्ट नहीं कर सकते, अब गूगल सिलेक्ट करेगा। अच्छा, हसीब अकरम कह रहे हैं कि अगर तो फॉर्मूले पर क्लिक अमाउंट 50 से ज़्यादा है तो गूगल क्या करेगा? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आप अगर मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गूगल किस तरह पैसे चार्ज करता है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा अब हम आते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या मतलब है कि ये बिड अब कीवर्ड की आप खुद सेलेक्ट नहीं करेंगे, गूगल सेलेक्ट करेगा। अब गूगल किस तरह सेलेक्ट करेगा, वो बेसिकली आप जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर। यहाँ से आप जो बिडिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे उसी की बेसिस पे गूगल आपकी कीवर्ड की बिड सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब हो सकता है ना कोई बंदा बोले यार मैं तो अभी मुझे बजट अपना बहुत लिमिटेड रखना है, मुझे कम बिड रखनी है और मैं कम बिड पे टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई बंदा बोले नहीं यार मुझे तो ज्यादा से ज्यादा बिड रखनी है, मुझे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। ठीक है, तो वो उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। कोई बंदा बोले यार मुझे ट्रैफिक ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे उन कीवर्ड्स पे बिड बढ़ानी है जहाँ से मेरे पास कन्वर्जन आती है, तो उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। जाहिर सी बात है वो सिर्फ उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे बिड बढ़ाएगा, बाकी कीवर्ड पे बिड कम रखेगा। जिस बंदे का गोल हो गया यार मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, वो तो हर कीवर्ड पे बिड ज्यादा रखेगा ताकि हर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड पे उसका एड शो हो ताकि ज्यादा ट्रैफिक आए। तो अब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में सवाल ये आता है कि गूगल बिड किस तरह सेलेक्ट करेगा, बिड स्ट्रैटेजी किस तरह सेलेक्ट करेगा। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में मल्टीपल स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। पहली स्ट्रैटेजी, पहले इससे स्टार्ट करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक से। ये सबसे आसान है, आपको सब क्लियर जल्दी समझ आ जाएगी। मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब ये है कि आप गूगल को बोल रहे हो कि मेरी कीवर्ड्स की बिड आप खुद सेलेक्ट करो
और इस तरह बिट सिलेक्ट करो कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए। ठीक है, अब इसके लिए कीवर्ड की बिट कब कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, किन कीवर्ड्स पे बिट बढ़ानी है, किन कीवर्ड्स पे बिट कम करनी है, वो गूगल खुद सेलेक्ट करेगा। बस आपने गूगल को ही बता दिया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए। तो अब वो ज्यादा क्लिक लाने के लिए गूगल आपकी कैंपेन या उस कैंपेन में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी क्या बिट सेलेक्ट करनी है वो गूगल खुद सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ट्रैफिक ज्यादा हो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन में आपने गूगल को बोला है कि मुझे ज्यादा से, अभी मैक्सिमाइज क्लिक में आप क्या बोले थे गूगल को कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए। मैक्सिमाइज कन्वर्जन में आप गूगल को बोल रहे हो कि मेरे कीवर्ड्स की बिट अब आप खुद सेलेक्ट करो कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए। ठीक है, अब गूगल को कैसे पता कि कन्वर्जन किस पे आनी है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, गूगल के पास डाटा है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कन्वर्जन किन कीवर्ड से आ रही है, किस टाइम पे कन्वर्जन आ रही है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं, तो क्या कन्वर्जन रावलपिंडी से ज्यादा आती है, कराची से ज्यादा आती है, किस कीवर्ड पे ज्यादा आती है, किस टाइम पे ज्यादा आती है, किस इंटरेस्ट के लोगों की ज्यादा आती है। तो गूगल उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपकी बिड कब कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, वो खुद ही डिसाइड करेगा और आपके कीवर्ड्स की बिट सेलेक्ट कर देगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि गूगल आपके पैसे तब डिडक्ट करेगा जब आपके पास कन्वर्जन आएगी। गूगल पैसे तब ही डिडक्ट करेगा जब आपके ऐड पे क्लिक आएगा, मतलब क्लिक के ही बेसिस पे पैसे चार्ज हो रहे हैं सर्च कैंपेन में। सिर्फ फर्क ये है कि अब आपने गूगल पे सारा ये छोड़ दिया है कि गूगल आपकी कीवर्ड्स की बिट सेलेक्ट करे ताकि आपका ये गोल अचीव हो सके। आपका गोल है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाना। अब वो गूगल अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास कन्वर्जन बढ़ जाए ये सिलेक्ट करने के बाद। चांस ज्यादातर तो यही होता है कि कन्वर्जन बढ़ जाती है जब आप इस तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पैसे तभी डिडक्ट हो रहे होंगे जब आपके ऐड पे क्लिक आ रहा होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ मैक्सिमाइज क्लिक और मैक्सिमाइज कन्वर्जन? इस सवाल, इसमें कोई सवाल मैक्सिमाइज क्लिक और मैक्सिमाइज कन्वर्जन में? अच्छा जी, सिद्दीकुआ मोहम्मद कह रही है व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्जन क्या होगी कि आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए, वो कन्वर्जन है। या अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, किसी ने आपकी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर दिया, तो वो एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो जो एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं यूजर से अपनी वेबसाइट पे, अगर वो एक्शन परफॉर्म हो गया तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए आपकी वेबसाइट से, कोई फॉर्म फिल कर ले, कोई न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर ले, ये सारी एग्जांपल है कन्वर्जन्स की। ठीक है जी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? जी, क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब पहले हमने बजट सेलेक्ट किया था तो वो इस वजह से था कि सिर्फ ऐड डिस्प्ले हो, यानी कि वो बजट सिर्फ ऐड डिस्प्ले होने का था, और जब हम सीपीसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर क्लिक होने का है। मैं राइट और नॉट? नहीं, जो हमने पहले बजट सेलेक्ट, देखें एक मैं आपको बता क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप गूगल ऐड का अकाउंट है ये, ठीक है, उसमें आपने एक कैंपेन बनाई। ठीक है, उस कैंपेन का आपने बजट रखा लेट्स सपोज 1500 रुपये पर डे। तो इसका मतलब क्या है, आपने गूगल को बोला कि इस कैंपेन में एक दिन में 1500 रुपये स्पेंड हो। ठीक है, इससे ज्यादा स्पेंड ना हो। ठीक है, ये मतलब है इसका। आपने कैंपेन बनाई, ठीक है, कैंपेन का आपने बजट रखा 1500 रुपये पर डे। तो इसका मतलब है एक दिन में आप इस कैंपेन में 1500 रुपये से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। अच्छा, वो 1500 रुपये स्पेंड कैसे होंगे? वो 1500 रुपये स्पेंड इस तरह होंगे जब आपके एड्स पे क्लिक आएगा। ठीक है, ऐड पे क्लिक कब आएगा? जब यूजर भी वही कीवर्ड सर्च करेगा जो आपने अपनी कैंपेन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अब आप, वो बजट था कैंपेन लेवल पे, ठीक है, आप उस कैंपेन में एक दिन में कितना स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अब उस कैंपेन के अंदर तो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं।
अब आप जो सीपीसी है या बिडिंग है वो बेसिकली वो आप गूगल को ये बता रहे हैं कि मेरे कीवर्ड पे जब क्लिक आए तो मैं एक कीवर्ड के कितने, एक कीवर्ड पे जो या एक ऐड पे जब क्लिक आएगा तो एक क्लिक के कितने पैसे देना चाहता हूं मैं। ये पर क्लिक की बात हो रही है और वहां पे ओवरऑल पर डे उस कैंपेन में कितना स्पेंड करना चाहते हैं उसकी बात हो रही थी बजट के सेक्शन में। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। एक सवाल। जी हेलो देखो आप पूछे। जी सर, जैसे आपने बताया कि हमने फॉर एग्जांपल पर डे बजट हमने 100 रुपीज सिलेक्ट किया, वो हमारा पूरा कैंपेन का बजट है। सर जब हम यहाँ पर आते हैं, ये हम लोग जो कीवर्ड पे जो हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे किसी कैंपेन के 5 कीवर्ड हैं, तो सर उनका सम जो है वो 100 ही होगा? नहीं, उनका सम जरूरी नहीं है कि 100 हो। अब तो लेट्स लेकिन हमने सपोज पर डे तो 100 सिलेक्ट किया, हमने पर डे अमाउंट तो 100 सिलेक्ट किया हुआ है। पर डे अमाउंट का मतलब ये है कि उस कैंपेन में आप एक दिन में 100 रुपए स्पेंड करना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज उस कैंपेन के अंदर 5 कीवर्ड थे, ठीक है, और एक कीवर्ड पे अगर एक क्लिक आए तो उसके 1 रुपए प्राइस थी, ठीक है। तो और सारे सारे लेट्स सपोज उसको थोड़ा सिंपल कर दे रहे हैं, एक कैंपेन है उसका बजट आपने रखा 100 रुपए पर डे, तो इसका मतलब क्या है कि उस कैंपेन में आप एक दिन में 100 रुपए स्पेंड करना चाहते हैं। फिर उस कैंपेन के अंदर एक कीवर्ड था, ठीक है, उस कीवर्ड की आपने सीपीसी रखी 1 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस कीवर्ड पे क्लिक आएगा तो आपके 1 रुपए डिडक्ट होंगे। तो इसी इसका मतलब ये है कि जब 100 क्लिक आ जाएंगे तो आपके 100 रुपए पूरे स्पेंड हो जाएंगे, तो वो आपकी कैंपेन का ओवरऑल बजट 100 रुपए है, वो आपने पहले देखा था। और अब जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कीवर्ड पे एक क्लिक के पैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो लेट्स सपोज 1 रुपए। तो जरूरी नहीं है कि वो या अगर आपने 5 कीवर्ड डाले और 5 कीवर्ड में हर किसी की सीपीसी 1 रुपए थी, तो ये तो 5 रुपए हो गया, तो ये सम बन के 100 रुपए तो नहीं बन रहा। क्लियर हुआ आपको? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। तो सर फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सर मुख्तलिफ कंपेन से जब क्लिक आएंगे उन सब का टोटल करके अगर 100 रुपीज हो जाए तब कंपेन बंद हो जाएगी। यानी एक कंपेन के 10 रुपए कट गए, दूसरे के 20 कट गए, तीसरे के 50 कट गए, और फिर चौथे के फिर इस तरह करके मुख्तलिफ सम करके जब 100 पूरे हो गए तब कंपेन बंद हो जाएगी। ऐसे जी ही है? बिल्कुल जी ऐसे ही। अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ, ये देखें ये कैंपेन है यूएई कतर की, इसका बजट कितना है? 500 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में मैं 500 रुपए स्पेंड करना चाहता हूँ। जब 500 रुपए स्पेंड हो जाएंगे मेरी कैंपेन रुक जाएगी, फिर अगले दिन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि एक दिन में इस कैंपेन में 500 रुपए स्पेंड होंगे, आगे से कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है। अच्छा ये आ रही थी कॉस्ट। अच्छा जैसे इस कैंपेन में मैं ओवरऑल 25,000 रुपए स्पेंड कर चुका हूँ, ठीक है, अगर ऑल टाइम देखूं, लेकिन एक दिन के मैंने कितना बजट रखा है? 500 रुपए। अब 25,000 रुपए को चले इनफैक्ट छोड़ दें और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इस कैंपेन में एक दिन में 500 रुपए स्पेंड हो, ठीक है, ये इसका बजट है। अब इस कैंपेन के अंदर मैं जाता हूँ और इस कैंपेन के फिर मैं कीवर्ड्स में जाता हूँ। अब इस कैंपेन में बहुत सारे कीवर्ड्स डले हुए हैं, हर कीवर्ड की एक मैक्सिमम सीपीसी डली हुई है। मिसाल के तौर पे अगर गूगल पे कोई सर्च करता है ऑनलाइन कुरान क्लासेस, ठीक है, और मेरे ऐड पे मेरा ऐड शो होता है और मेरे ऐड पे क्लिक करता है, मैं गूगल को बोल रहा हूँ कि एक क्लिक के इस कीवर्ड पे अगर एक क्लिक आएगा तो मैक्सिमम 148 रुपीज दूंगा मैं, ठीक है। तो एक क्लिक आया तो 148 रुपीज डिडक्ट हो गए। फिर लेट सपोज कुरान ट्यूटर पे 100 रुपए मैंने प्राइस रखी हुई थी, किसी ने कुरान ट्यूटर सर्च करा और मेरे ऐड पे क्लिक करा, मेरे 100 रुपए और डिडक्ट हो गए। तो 148 पहले डिडक्ट हुए थे, 100 रुपए फिर डिडक्ट हो गए, तो 248 हो गए, ठीक है। लेट सपोज उसके बाद एक कीवर्ड था, इसकी प्राइस थी 250 रुपीज, ठीक है। किसी बंदे ने ये सर्च करा लर्न कुरान विद तजवीद और मेरा ऐड शो हुआ, मेरे ऐड पे क्लिक करे, 250 रुपीज और डिडक्ट हो गए। तो 148 थे या 150 थे, अब 250 और डिडक्ट हो गए मेरे, तो कितने हो गए? 400 रुपीज डिडक्ट हो गए। फिर कुरान फॉर किड्स, किसी ने ये सर्च करा, मेरे ऐड पे क्लिक करा, मेरे 100 रुपये डिडक्ट हो गए, 500 रुपये डिडक्ट हो गए, मतलब फिर 500 रुपये मेरे पूरे खर्च हो गए। तब 500 रुपये खर्च हो गए तो मेरा कैंपेन का ओवरऑल बजट कितना था? 500 रुपये था, तो मेरी कैंपेन अब रुक गई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे फिर दोबारा मेरी कैंपेन चल जाएगी। पहले हमने ओवरऑल कैंपेन का बजट सेलेक्ट करा था, अब हम कीवर्ड की क्लिक जो प्राइस देने के लिए जो मैक्सिमम प्राइस देंगे वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं।
क्लियर हुआ अब आपको? जी सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि अब जब ये कीवर्ड की बिट सिलेक्ट करते हैं तो ये दो तरीकों से सिलेक्ट हो सकती है। एक है कि मैनुअल सीपीसी, मतलब आप खुद जाके सिलेक्ट करें कि आपको किस कीवर्ड की कितनी प्राइस रखनी है। अगर मेरे इस कीवर्ड पे क्लिक आता है तो मैक्सिमम मैं गूगल को कितने पैसे दूंगा, या आप मैनुअली खुद सिलेक्ट करें। इसको कहते हैं मैनुअल सीपीसी। और इसका दूसरा तरीका होता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके पास से कंट्रोल खत्म हो जाता है कि आप कीवर्ड की बिट खुद सिलेक्ट करें, बल्कि कीवर्ड की बिट गूगल आपके लिए सिलेक्ट करता है। अब गूगल किस तरह सेलेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी हुई है। अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट करी हुई है, इसका मतलब है गूगल आपकी कीवर्ड्स की बिड इस तरह सेलेक्ट करेगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आ सकें। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गूगल आपकी कीवर्ड की बिड इस तरह सेलेक्ट करेगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए। गूगल पैसे तभी डिडक्ट करेगा जब आपकी ऐड पे क्लिक आएंगे, लेकिन किस कीवर्ड पे बिड बढ़ानी है, किस कीवर्ड पे कम करनी है, वो गूगल डिसाइड करेगा ताकि आपके पास ज़्यादा कन्वर्जन आ सके। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछे। सर आपने पहली एक क्लास में बताया था कि गूगल आपकी कन्वर्जन तक आपके पैसे नहीं काटता। आपने एक क्लास में बताया था कि गूगल यहाँ तक आपको कहता है कि जब वो जो आपका प्रोडक्ट है वो कार्ट में आपकी में ऐड होगा या आपने कन्वर्जन कर ली तब पैसे काटेगा। तो सर जी मैं वो आपका कौन सी फिर सर स्ट्रेटेजी होगी इस इनमें से? मैं आपका सवाल समझ गया, और ये चीज़ मैं कई दफ़ा क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप लोग क्लास में ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता होगा। मैंने पहली क्लास में बिल्कुल बताया था कि पैसे आपके कन्वर्जन तक कटते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ बताया था कि इसकी मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वो ऑप्शन सर्च कैंपेन में अवेलेबल नहीं है, वो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कैंपेन में अवेलेबल है। ठीक है, तो जब हम डिस्प्ले कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी सर्च कैंपेन में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये मैं 10 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ और एक दफ़ा फिर अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, शोएब अमीन कह रहे हैं सर आई एम अनक्लियर अबाउट वन थिंग, व्हाट इफ समवन सिलेक्ट्स मोर सीपीसी देन कैंपेन बजट। अच्छा जी, अगर शोएब का सवाल ये है कि मैंने कैंपेन का बजट 100 रुपये रखा हुआ है और सीपीसी मेरी 200 रुपये है, तो आपके कैंपेन में क्लिक ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि आपकी अगर एक क्लिक की प्राइस लेट सपोज 200 रुपये है और आपके ओवरऑल कैंपेन का बजट 100 रुपये है, तो वो कभी आपका ऐड शो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चले जी यहाँ तक क्लियर है। क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू या टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, ये ऐड एक्सटेंशन हम इस यहाँ पे कवर नहीं करते, हम ऐड कॉपीज के क्लास में कवर करेंगे। ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग आज की क्लास का फीडबैक दे दें कि कैसी लगी, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। सर मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? जी कर लें। सर असल में मैंने अकाउंट बनाया था, मैंने आपको व्हाट्सएप में भी मैसेज किया था और पिक्चर दिखाई थी, उसमें एरर शो हो रहा है कि ऐड गूगल का अकाउंट, कोई एरर शो हो रहा है। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो ठीक हो नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझसे क्या गलती हो गई है। ठीक है जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे दोबारा एक रिमाइंडर भेज दें तो मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं क्लास के बाद वापस से आपको कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा जी, सना बदर कह रही है कि फीडबैक ये है कि जब क्लास स्टार्ट में ओवरव्यू लेते हैं तो आप नेम लेके अलाउ किया करें माइक ऑन करने का, सब रैंडम ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, वैलिड फीडबैक है। अच्छा जी, जमील अख्तर कह रहे हैं शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। चले ठीक है, मैंने पहली क्लास में वैसे शेयर करी थी लिंक्डइन की प्रोफाइल। अच्छा जी, किसी को ग्रुप में ऐड होना है तो वो मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में व्हाट्सएप पे कि उसको ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं उसको फिर लिंक भेज दूंगा वहीं पे। मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भेज दिया, जिसको ऐड करना हो वो ऐड कर ले। ठीक है जी, आज की क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है आप लोगों से। आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।